हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक, जिसमें आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 वाइल्ड डक। अब वाइल्ड डक जो है एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बताएगा कि जब आप किसी को हर्ट करते हो तो वी डोंट फील गुड अबाउट इट, वी डू और वी डू नॉट नो। लेकिन जो ग्रोन अप्स होते हैं ना, वो थोड़े शायद टफ स्किन हो जाते हैं, बट जो बच्चे होते हैं दे ऑलवेज हैव दिस प्योर हार्ट where they do not literally want to hurt anyone। तो यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक फादर और एक सन के बारे में जो जाते हैं हंट करने के लिए। देन दे डू हंट, और वहाँ पे वो जो बच्चा है वो हिट करता है एक वाइल्ड डक को, और वो वाइल्ड डक आके गिर जाता है। एंड देन he regrets his decision of coming for hunting, he regrets the decision कि वो क्यों उसने उसको hurt किया। and what happens then, क्या होता है उसके बाद, यही पूरा हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक आपका परसेप्शन ज़रूर चेंज होगा दैट इफ़ यू हैव एवर हर्ट एनी वन और एनी थिंग, जितने भी, चाहे आप बटरफ्लाई जैसे जाके पकड़ते हो या कुछ लोग होते हैं जो फ्लाइज को पकड़ते हैं, you should not do that because they are natural, they are bound to be free। उनको बनाया है इसलिए ताकि वो फ्रीली जो है मूव कर सकें। अगर हम जाके बटरफ्लाई पकड़ेंगे या आई हैव सीन केस जो अर्थवर्म को पकड़ लेते हैं या उनको कहीं रख देते हैं, उसको डब्बे में रख देते हैं। सो वी शुड नॉट डू दैट। Okay, anyways, so we are going to start with this chapter, Wild Duck, written by Ramesh Gunasekera। So, सबसे पहले अबाउट द ऑथर। रमेश गुनसेकेरा वॉज बॉर्न इन श्रीलंका एंड लिव्स इन ब्रिटेन। ये श्रीलंका में बॉर्न हुए थे और ये ब्रिटेन में रहते हैं। हैविंग स्पेंट हिज अर्ली ईयर्स इन श्रीलंका, ही एक्सप्लोर्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिज नेटिव लैंड इन हिज राइटिंग्स। तो इनिशियली वो श्रीलंका में रहे थे, अब बाद में जाके वो ब्रिटेन में शिफ्ट हुए हैं। तो जो श्रीलंका में उनके जो लाइफ के इनिशियल ईयर्स उन्होंने स्पेंड किए थे, तो वो अपनी राइटिंग्स में वहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। हिज फिक्शन हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, और उनका जो फिक्शन है वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट किया गया है। मतलब जैसे कि अगर उन्होंने इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में भी उनकी बुक्स छपी हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनकी बुक छपी हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर। दे विल कम फ्रॉम ओवर देयर, The man pointed at a red volcanic hill। So, जो मैन था उसने बोला वो सब वहाँ से आएंगे, तो उन्होंने पॉइंट किया एक रेड वोल्केनिक हिल की तरफ। एक हिल था जो एकदम रेड कलर का दिख रहा था। He and the boy both had guns resting across their knees। तो he and the boy, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक फादर और एक सन की, उन दोनों की जो गन्स थी वो उनके नीज पे रखी हुई थी। They were sitting, और वो उनके नीज पे रखी हुई थी। They sat facing each other in a small motionless boat with the oars tucked in। और वो दोनों कहाँ बैठे हुए थे, एक बोट में बैठे हुए थे जहाँ उनके जो ओर्स होते हैं, ओके, जो आप जिससे चप्पू होते हैं जो बेसिकली, वो वहीं पे रखे हुए थे। They did not use it, और उनके जो नीज पे उनकी गन्स रखी हुई थी। Are you ready? He asked his son। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो मैन और बॉय हैं वो फादर और सन हैं। वो पूछते हैं फादर, तुम तैयार हो? वो बोलता है yes। They come in clouds, huge clouds moving very fast। He moved his arm in a wide sweep, rocking the boat। You have to be quick, shoot fast। अब वो उसको क्या बता रहे हैं, वो इन्हें बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। They come in clouds, huge clouds। मतलब यहाँ पे वो इतना ज़्यादा नंबर है, इतनी सारी बर्ड्स हैं कि मेटाफोरिकली वो बोल रहे हैं कि वो एक क्लाउड की तरह आते हैं, बड़े बड़े क्लाउड की तरह आते हैं। मतलब दे कम इन लार्ज नंबर्स एंड दे मूव वेरी फास्ट। वो यहाँ पे उन्हें बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। He moved his arm in a wide sweep। He moved his arms in a wide sweep का मतलब क्या होता है? He opened his arms out in a swift wide curving movement। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे वो बड़े बड़े क्लाउड्स की तरह आते हैं, तो दिस इज अ मूवमेंट जिसमें बोला है he moved his arm in a wide sweep। ऐसे कर्विंग मूवमेंट को बोलते हैं, ठीक है। रॉकिंग द बोट, और उससे क्या हुआ, बोट थोड़ी सी रॉक होने लग गई। You have to be quick, shoot fast। उन्होंने अपने बेटे को क्या बोला, सुनो बहुत जल्दी करना पड़ेगा एकदम से, क्योंकि वो बस आते हैं और निकल जाते हैं, तो बहुत जल्दी शूट करना रहेगा। The boy ran his finger down the cold blue barrel of his gun। So जो बॉय था वो चुप था, उसकी जो गन का जो बैरल था ना, what is the meaning of the barrel of his gun?
द पार्ट ऑफ अ गन थ्रू विच अ बुलेट इज फायर्ड, मतलब जैसे आपके पास इस तरीके से जो गन होती है उसमें यहाँ पे जो बैरल होता है उसको उसको मतलब जिससे आप शूट करते हो, दिस इज नोन एज द बैरल पार्ट. ओके, दिस पार्ट. सो द बॉय रैन हिज फिंगर डाउन द कोल्ड ब्लू बैरल ऑफ हिज गन. उसने अपनी बैरल ऑफ द गन को टच किया. मिनट बाय मिनट द लाइट चेंज्ड ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब जो पूरा फ्लैट सरफेस था, नीचे जो पानी है उसका कलर चेंज होता जा रहा था. ऑरेंज, रेड, मॉव, सीप्ड फ्रॉम द स्काई. क्यों? क्योंकि स्काई का जैसे कलर चेंज हो रहा था तो जो नीचे पानी था उसमें जो रिफ्लेक्शन आ रहा था स्काई के कलर का वो चेंज हो रहा था. ऑरेंज था, फिर रेड हो गया, फिर मॉव था. सीप्ड फ्रॉम द स्काई. सो इसमें सीप्ड का मतलब क्या होता है? केम डाउन फ्रॉम द स्काई टू द सरफेस ऑफ वाटर बिलो. जो स्काई का रिफ्लेक्शन था वो नीचे आ रहा था, उसको बोलते हैं सीप्ड फ्रॉम द स्काई. इट वॉज लेट आफ्टरनून, मतलब शाम होने वाली थी. अ लेक इन द वाइल्डनेस. अ लेक इन द वाइल्डनेस मतलब कि यहाँ जो पूरा वाइल्डनेस, पूरी हर जगह जो जंगल था उसके बीच में एक लेक था. You loaded? He asked. फादर ने क्या पूछा? You loaded? You loaded का मतलब क्या होता है? Is your gun ready with bullets? क्या तुम्हारी गन जो है वो बुलेट्स के साथ तैयार है? सन ने कहा yes. Now here we can see that the son is not talking much. He's not asking a lot of questions and it doesn't feel that he's excited. Do you feel that he's excited? Remember, aim well ahead. You have to imagine to flight path. मतलब you have to imagine the flight path. To be dead on is not easy, but you have to manage with just one shot. अब वो यहाँ बोल रहे हैं remember aim well ahead, मतलब जैसे कि अगर वो ऊपर ऐसे करके मूव कर रहे हैं तो आगे की तरफ एम करना, क्योंकि वो बहुत जल्दी आगे की तरफ आते हैं. अगर यहाँ पे एम करोगे तो वो निकल जाएंगे. सो एम वेल अहेड, पहले से एम करके रखना कि तुम्हें पता है कि वो इस स्पीड से आ रहे हैं तो आएंगे. यू हैव टू इमेजिन द फ्लाइट पाथ, तुम्हें ये फ्लाइट पाथ उनका इमेजिन करते हुए एम करना पड़ेगा. टू बी डेड ऑन इज नॉट ईजी. डेड ऑन का मतलब होता है हिट द टारगेट परफेक्टली. तो डेड ऑन मतलब तुम्हें टारगेट को परफेक्टली हिट करना इतना ईजी नहीं है. बट यू हैव टू मैनेज विद जस्ट वन शॉट, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक शॉट है और तुमको मैनेज करना पड़ेगा. आई नो. इतना बोलने के बाद सन ने क्या बोला? आई नो. सडनली द बॉय लुक्ड अप. इज दैट देम? A ribbon of black dots billowed out of the horizon. तो सडनली जो बच्चा था उसने ऊपर देखा, उसने बोला क्या ये बर्ड्स हैं? ऐसा लग रहा था. अ रिबन ऑफ ब्लैक डॉट्स मतलब एक बहुत बड़ा रिबन है, ऐसे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स दिख रहे थे. बिलोड आउट ऑफ द होराइजन. बिलोड का मतलब ऐसा लग रहा था एक साथ बहुत लार्ज नंबर पे होराइजन से आ रहे थे. होराइजन क्या होता है? क्षितिज, जहाँ पे लगता है पानी और आसमान मिल रहे हैं. The boy was spellbound. Breath whistled out of his small round mouth. वो एकदम, उसके पास कुछ शब्द नहीं थे. उसने इतनी सारी बर्ड्स देखी थी, जैसे अपन बोलते ना अपने मुंह से एकदम जो है आवाज़ निकल जाती है, ब्रेथ निकल जाती है. सो ही फेल्ट द सेम थिंग. वॉचिंग बर्ड्स वॉज हिज पैशन. उसको हमेशा से बर्ड्स को देखना अच्छा लगता था, मारना नहीं अच्छा लगता था. नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी मिलियंस. ही एक्सक्लेम्ड. उसने बोला ये तो मिलियंस ऑफ बर्ड्स हैं. हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाई टील. अब पूरा जो आधा स्काई था वो इन बर्ड्स से, बर्ड्स कौन है? टील मतलब एक स्मॉल वाइल्ड डक होती है, उनसे कवर हो चुका था. Huge clouds of them banged one way, then another, changing the shape of the sky and blotting the light. Huge clouds of them banged one way. Again यहाँ बोल रहे हैं huge clouds of them. ये जो birds थी इनका नंबर इतना ज़्यादा था, ऐसा लगा था कि cloud पूरा का पूरा मूव कर रहा है. Banged one way. Banged का मतलब क्या होता है? Flew with one wing higher than the other when turning. जैसे आप टर्न करते हो, नॉर्मली आप इस तरीके से मतलब नॉर्मली बर्ड्स ऐसे फ्लाई करती हैं, लेकिन जब वो टर्न करती हैं तो उनका एक विंग नीचे होता है, दूसरा विंग ऊपर होता है. तो यहाँ पे लिखा है बैंग्ड वन वे मतलब शिफ्टेड, देन अनदर, फिर उन्होंने दूसरा मूव किया. क्यों? क्योंकि दे वर चेंजिंग द शेप ऑफ द स्काई. बेसिकली वो टर्न कर रहे थे, वो शिफ्ट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरा स्काई ही चेंज हो रहा है. स्काई नीचे ऊपर हो रहा है. ब्लॉटिंग द लाइट. ब्लॉटिंग द लाइट, ब्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लॉकिंग आउट द लाइट. तो जो इतनी लाइट आ रही थी, जब इतने सारे बर्ड्स थे जो ऊपर आ रहे थे ब्लैक कलर के, तो ऐसा लगता है उन्होंने लाइट को भी रोक दिया है.
द स्काई डीपेंड, द वाटर टर्न्ड ब्लैक। अब जो स्काई का जो कलर था, अचानक से इतनी सारा ब्लैक बर्ड्स को देख के ऐसा लगता है स्काई डार्क कलर का हो गया है, और उसका जो रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ रहा था उसकी वजह से पानी भी ऐसा लग रहा था डार्क कलर का हो गया है। स्मॉल ग्रुप्स ब्रोक अवे, ड्राइविंग देन राइजिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशंस। ऐसा जब वो लोग जा रहे थे, मूव कर रहे थे, तो कभी कभी छोटा छोटा जो ग्रुप था वो थोड़ा सा डिसअरे हो जाता था। मतलब जो परफेक्ट फॉर्मेशन में जो चलते हैं, जो इस तरीके से एक जो परफेक्ट फॉर्मेशन में वो चल रहे थे, तो बीच बीच में थोड़ा इधर उधर हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अपना फॉर्मेशन सही कर लिया। Will they all land here on the lake? तो उसके सन ने क्या पूछा फादर से कि ये सारे यहाँ लेक पे लैंड करेंगे? They look too high. I think they are aiming for somewhere else. तो फादर ने बोला नहीं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा ऊपर दिख रहे हैं, आई थिंक ये लोग कहीं और जा रहे हैं। Who decides? They know. तो बच्चे ने पूछा लेकिन कौन डिसाइड करता है कहाँ जाना है? तो उन्होंने बोला उन्हें पता होता है। Then they were overhead. The sky filled with masses of birds in flight. A flurry of bird calls. Father and son looked at each other. उसके बाद वो बस उनके ऊपर आ गए थे। The sky filled with masses of birds in flight. पूरा स्काई ऐसा लग रहा था कि बर्ड्स जो उड़ रहे हैं उनसे भर चुका है। A flurry of bird calls. अब यहाँ पे क्या है? A flurry of bird calls का मतलब होता है a number of bird calls at once in a very short time. मतलब ऐसा लगता है पूरे बर्ड्स एक साथ आवाज लगा रहे हैं। Father and son looked at each other. दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। Here goes. The man undid his safety catch and started firing, throwing buckshot at the sky. उन्होंने बोला here goes. Here goes का मतलब चलो स्टार्ट करते हैं, मतलब एन एक्सप्रेशन टू शो दैट यू आर अबाउट टू स्टार्ट डूइंग समथिंग एक्साइटिंग और चैलेंजिंग। चलो हियर वी गो, मतलब लेट्स स्टार्ट, एंड ही इज एक्साइटेड। द मैन अंडर्ड हिज सेफ्टी कैच। अंडर्ड हिज सेफ्टी कैच मतलब जो आपके जो गन्स होते हैं उसमें एक सेफ्टी कैच होता है, यू नो, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ गन विच प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल शूटिंग। सो उसमें ये रहता है वो जब तक सेफ्टी लॉक लगा हुआ है, सेफ्टी कैच लगा हुआ है, अगर आपने दबाया भी तो अचानक से शूट नहीं होगा। उन्होंने उसको अंडू किया, मतलब अंडिड किया, मतलब उन्होंने वो सेफ्टी कैच हटाया एंड स्टार्टेड फायरिंग, और ऊपर फायर करना स्टार्ट किया। throwing buckshot at the sky. Buckshot का मतलब होता है many small balls of metals fired from a shotgun. अब ये जो इनके पास गन थी, एक शॉट गन थी, उसमें से उन्होंने बकशॉट करना स्टार्ट किया, मतलब ये जो मेटल बॉल्स हैं इनको हवा में डालना स्टार्ट किया। द एक्सप्लोजन शुक द बोट, और ये जो एक्सप्लोजन हुआ इससे पूरी बोट हिल गई थी। द लेक रिपल्ड, और लेक में जैसे अगर अपन एक लेक है जो एकदम साइलेंट है, उसमें आप एक पत्थर डालो तो उसमें रिपल्स आ जाते हैं ना, उसमें ऐसे, मतलब जैसे अगर ये मान लो ये लेक है, ठीक है, ये पूरा लेक है, तो जैसे अपन ने पत्थर डाला तो ऐसे ऐसे रिपल्स नहीं आने लग जाते छोटे छोटे, तो ऐसे जो है जब बोट ने मूव किया तो लेक में रिपल आने लग गए। He pumped the gun empty. He pumped the gun empty का मतलब होता है shot until all the bullets had been used up. उन्होंने तब तक शूट किया जब तक सारे जो बुलेट्स हैं उनके खत्म नहीं हो गए। Too high, they are flying much too high. लेकिन उनसे एक भी शॉट नहीं लगा, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं, बर्ड्स तो बहुत ही ऊपर फ्लाई कर रही हैं। Too high, they are flying way too high. His son slowly raised his rifle. अब उनके बेटे ने राइफल उठाई। He had a more patient and steady hand. उनके बेटे का जो हाथ था वो ज़्यादा पेशेंट था और ज़्यादा स्टडी था, मतलब उसमें एकदम, मतलब एक रुकाव था। He picked a single speck out of the mass in the sky, the leader of a formation flying towards them. उसने सिर्फ एक ही बर्ड पे एम किया। वो बर्ड कौन था? जो सबसे आगे, जैसे जो इस तरीके का फॉर्मेशन होता है तो सबसे आगे जो बर्ड चलता है ना, उस बर्ड को उसने एम किया। He aimed and fired. The speck plummeted. उसने एम किया, फायर किया, और वो जो स्पेक था, मतलब स्पेक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतने ऊपर थे, ऐसा लग रहा था छोटा सा कुछ चल रहा है। उस बर्ड को उसने एम किया एंड इट प्लमेटेड, मतलब इट फेल वेरी फास्ट एंड सडनली। द मोमेंट द बर्ड वॉज हिट, वो तुरंत आसमान से गिर गई। You got the leader, the man cheered. Another bird swiftly took its place. They were all leaders by instinct. उन्होंने बोला वाओ, उसके फादर बड़े इंप्रेस हो गए, अरे तुमने तो लीडर को ही मार गिराया। और जैसे ही वो लीडर गिरा नीचे, जो डक था, तो उसकी जगह पे तुरंत दूसरे बर्ड ने ले ली। ऐसा लग रहा था they were all leaders by instinct. By instinct का मतलब क्या होता है?
इन द वे एनिमल्स नेचुरली बिहेव विदाउट हैविंग टू थिंक और लर्न। तो जैसे एनिमल्स नॉर्मली बिहेव करते हैं, उनको ये चीज़ सिखानी नहीं पड़ती, दे नो दैट दे हैव टू डू इट, वो इंस्टिंक्ट से करते हैं वो। आई वॉन्ट टू फाइंड इट। द बॉय पुट डाउन हिज राइफल एंड टुक द पैडल। डिड यू सी वेयर? उसने बोला मेरे को वो डक को ढूंढना है, वो जहाँ पे भी गिरा है। क्या आपने देखा? उसने अपना राइफल नीचे रखा, पैडल नीचे और पैडल को ले लिया और क्या बोला? आपने देखा वो बर्ड कहाँ पे गिरा है? इट फेल जस्ट बिहाइंड द बुलबुशेस। उन्होंने बोला हाँ, वो बुलबुशेस के पीछे गिरा है। बुलबुशेस का मतलब क्या होता है? प्लांट्स विथ टॉल स्टेम्स दैट ग्रो नियर रिवर्स एंड लेक्स। रिवर्स और लेक्स के पास में जो प्लांट्स होते हैं, जो थोड़े लंबे लंबे स्टेम्स होते हैं जिनके, उन्हें बोलते हैं बुलबुशेस। उन्होंने बोला हाँ, बुलबुशेस के पीछे गिरा है, गो राउंड दैट वे। अब उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में उसका ऑकर था। तो उसने जो मतलब पैडल को लिया और उसके बाद उसने बोट को मूव करना स्टार्ट किया। द बॉय मूव द बोट अगेंस्ट द टाइड ऑफ टील स्टिल व्हीलिंग ओवरहेड। अब जैसे बोला उसने, द बॉय मूव द बोट अगेंस्ट द टाइड ऑफ टील, मतलब जैसे बर्ड्स अगर इस साइड जा रही हैं तो उसने अपनी बोट को अगेंस्ट में लेके गया, वो स्टिल व्हीलिंग ओवरहेड। स्टिल व्हीलिंग ओवरहेड, व्हीलिंग का मतलब क्या होता है? फ्लाइंग अराउंड इन सर्कल्स। जहां बर्ड्स अभी भी उसके ऊपर मूव कर रही थी, वो अगेंस्ट जा रहा था। His arm trembled as he pulled the paddle through the black water. उसके हाथ ट्रेम्बल कर रहे थे, मतलब जब वो पूरा जो है पैडल को मूव कर रहा था, चला रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। I think I can see it, he said leaning forward. उसने आगे की तरफ झुकते हुए बोला हाँ, शायद मुझे दिख रहा है वो बर्ड कहाँ गिरा है। There was a lump floating on the water. और एक लंप की तरह जो डक था वो वाटर में फ्लोट कर रहा था। On it was a broken wing, pointing at the sky like the ragged sail of a toy boat. और उसके ऊपर जो उसका जो टूटा हुआ विंग था वो स्काई की तरफ पॉइंट कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे टॉय बोट का जो सेल होता है वो किस तरीके से ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, वैसे वो पॉइंट कर रहा था। The boy lifted the paddle and they glided up to it. बॉय ने अपना जो पैडल था उसको उठाया रखा और बोट धीरे धीरे उसकी तरफ ग्लाइड कर रही थी, मतलब चलते हुए जा रही थी। He bent over the side and scooped it up. वो थोड़ा झुका नीचे की तरफ, उसने उस डक को उठा लिया। Well done, the man said. वाह, क्या काम है। उसके बेटे ने कुछ नहीं बोला, he was silent. The duck was big, helpless, touching its soft feathers and its thin bony neck. The boy looked frightened at what he had done. जो डक था वो बहुत बड़ा था और हेल्पलेस था। उसने उसके सॉफ्ट फेदर्स को टच किया, उसके बोनी नेक को टच किया, और जो बॉय था वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि उसने ये क्या कर दिया। Then the duck lifted up its head. सो जो डक था उसने अपना सर ऊपर किया। द ब्लड सीम टू फ्लो अगेन इन द बॉयज आर्म्स। और जैसे ही उसने अपना सर ऊपर किया तो उसने जहाँ शूट किया था वहाँ से और खून बहने लग गया। ही ब्रीथ इन रिलीफ, द डक लुक्ड ब्लैंक। उसको लगा थैंक गॉड द डक इज नॉट डेड, और वो जो डक था वो ब्लैंक दिख रहा था। द बॉय स्ट्रोक्ड इट्स हेड, आई वॉन्ट टू गो होम। बॉय ने उसका हेड स्ट्रोक किया, उसने बोला मुझे घर जाना है। यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट। तो फादर ने बोला तुमको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। आई नो आई वॉन्ट टू। उसने बोला हाँ मुझे पता है, मुझे घर जाना है। एट होम द बॉय बैंडेज द विंग एंड लर्न टू फीड द मेम डक। घर जाने के बाद उस बॉय ने उसको उसके पूरे विंग को बैंडेज किया एंड लर्न टू फीड द मेम डक। और उसने सीखा कि किस तरीके से, मेम्ड का मतलब होता है इंजर्ड, जो बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, जो अब वापस शायद कभी भी उसके बॉडी का वो पार्ट सही तरीके से काम नहीं करेगा, उसको बोलते हैं मेम्ड। उस मेम्ड डक को उसने अच्छे से उसका बैंडेज किया और उसको सीखा कि उसको कैसे खाना खिलाना है। He spent hours watching it waddle about the backyard. वो घंटों तक उसको देखता रहता था कि वो बैकयार्ड में किस तरीके से वॉडल कर रही थी। वॉडल का मतलब क्या होता है? वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स, स्विंगिंग द बॉडी फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ऐसे ऐसे जैसे डक्स जो नॉर्मली वॉक करती है ना, तो वो उस तरीके से वॉक कर रहा था, बिकॉज नाउ इट कुड नॉट फ्लाई। Sometimes it would stretch its neck and try to flap its lopsided stings, but it could never fly again. कभी कभी वो क्या करता था, अपना नेक स्ट्रेच करता था और अपने जो lopsided stings का मतलब क्या होता है? Not equally balanced. अब क्योंकि एक जो उसका विंग था वो नीचे हो चुका था, वो ब्रोकन विंग था, तो वो सही तरीके से उसे फ्लैप नहीं कर पा रहा था। वो कोशिश करता था लेकिन फिर वो कभी नहीं उड़ पाया। One day the man asked his son, "Where is the gun?" एक दिन उस मैन ने पूछा गन कहाँ है? I threw it away, he said defiantly. उसने बोला मैंने उसे फेंक दिया।
मैंने वो जो गन है उसको फेंक दिया। ही सेड डेफिनेटली, मतलब एकदम बोल्डली, रिफ्यूजिंग टू ओबे, मतलब उसने बात मानने से, जैसे आप मना कर देते हो कि नहीं करना मतलब नहीं करना, तो उसने उस तरीके से बोला मैंने वो गन फेंक दी। यू व्हाट asked the man shocked at his son's boldness। उसने बोला तुमने क्या किया? और जिस तरीके से बोल्ड होकर उसके सन ने बताया था कि मैंने वो गन फेंक दी, तो वो एकदम शॉक हो गया था। It was mine, you gave it to me। उसने बोला वो मेरी गन थी, आपने मुझे दी थी। But it didn't kill your duck, it gave you your duck। उसने बोला लेकिन हाँ तुमने फेंका क्यों? उसने तुम्हारे डक को मारा नहीं, उसकी वजह से तुम्हें ये डक मिला है। It made me sick। उसने क्या बोला? उसने मुझे परेशान किया। इट मेड मी सिक, मतलब उसने मुझे कितना बुरा फील कराया। द मैन फेल्ट द ब्लड पंपिंग इन हिज हेड। पहले मैन को बहुत जोर से गुस्सा आया, ऐसा लगा था उसका खून खौल रहा है। एंड देन ही वॉज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ पीस। फिर उसके अंदर अचानक से एक पीसफुल सेंस आ गया, ऐसा लगा शायद वो समझ गया हो। ही फाउंड ही वॉज रिलीव द गन हैड गॉन। और अब शायद उसको रिलीफ फील हो रहा था कि अच्छा हुआ वो गन नहीं है, क्योंकि अब गन नहीं है तो वो हंट नहीं कर पाएगा, हंट नहीं कर पाएगा तो किसी एक इनोसेंट क्रिएचर की लाइफ नहीं ले पाएगा। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ अ चैप्टर। हियर वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन। अब हम इसमें समरी और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। This story is about a father and his son who goes out for hunting। ये स्टोरी किसके बारे में? एक फादर और उनके बेटे के बारे में जो हंट करने जाते हैं। They sat facing each other in a small motionless boat with oars tucked in। वो दोनों एक बोट में बैठे हुए हैं, आमने सामने एक दूसरे को फेस करते हुए, जहाँ पे उनके जो ओर्स हैं वो टक्ड इन है, मतलब दे आर नॉट मूविंग, वो बोट को मूव नहीं कर रहे। The boy is out for hunting for the first time. His father points at the red volcanic hill and tells his son that the teal will fly by from there। So, अब वो बोल रहे हैं कि जो बॉय है वो पहली बार हंट के लिए आया है। उसके फादर उसको एक वॉल्केनिक हिल दिखाते हैं रेड कलर का, बोलते हैं वहाँ से टील जो है उड़ते हुए आएंगे। टील क्या है? इट्स लाइक अ बिग वाइल्ड डक। His father expressed how he felt about this, but the boy didn't say anything। उसके फादर ने बताया कैसे आएंगे, क्या होगा और कैसा लगता है, लेकिन बॉय ने कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। As the birds arrive, he shoots up in the sky with his gun, but concludes that they are flying too high after he misses the teal after having fired several shots at them। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही जो बर्ड्स आते हैं, सो जो फादर होते हैं वो शूट करते हैं स्काई में विद हिज गन, बट वो ये बोलते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा जो है सारे शूट कर लेते हैं, लेकिन वो एक भी टील को मार नहीं पाते। सो ही मिसेस ऑल हिज शॉट्स। तो वो क्या बोलते हैं, वो बहुत ऊंचा फ्लाई कर रहे हैं। अनलाइक द फादर, द सन मैनेजेस टू हिट द लीडर ऑफ द फ्लॉक। लेकिन मतलब अनलाइक द फादर, जैसे फादर ने तो सारे जो उनके जितने भी शूट थे वो मिस कर दिए, जितने भी शॉट्स थे वो मिस कर दिए, लेकिन जो उनका बेटा था उसका जो फर्स्ट शॉट था उसमें उसने जो उस पूरे फॉर्मेशन का जो लीडर था, जो पूरे फ्लॉक का जो लीडर था, उसी को उसने हिट कर दिया। The bullet hits the duck and the duck falls just behind the bulrushes। जो बुलेट है उसने डक को मारा और जो डक है वो सीधा नीचे आके बुलरुशेस, मतलब जो पानी होता है, जो लेक के जो साइड में जो बड़े बड़े जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उधर पे जाके गिर गया। The boy moves the boat towards it and picks it up। बॉय जो है बोट को उसकी तरफ लेके जाता है और उस जो डक को उठाता है। The duck had a broken wing। अब ये जो डक है इसकी एक जो उसका जो पंख होता है, एक विंग होता है, वो टूट जाता है। The father appreciated his son but he remained silent। फादर बहुत अप्रिशिएट करता है अपने बेटे को कि वाह तुमने कितना अच्छा शॉट मारा, लेकिन he doesn't say anything। The boy regrets his action। बॉय को अपने एक्शन पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, रिग्रेट करता है वो। He tells his father that he wants to take the duck home and he will take care of it। वो अपने फादर को बोलता है कि मुझे ये डक को वापस घर लेके जाना है और मैं इसका ख्याल रखूँगा। At home he bandages the wing and learns to feed the duck। जब वो घर जाता है तो उसके पूरे ब्रोकन विंग को वो अच्छे से बैंडेज करता है और उसको वो सीखता है कि किस तरीके से उसको फीड कराना है। The duck tries to fly but in vain। डक जो है बहुत बार कोशिश करता है कि वो फ्लाई करे, लेकिन वो कभी फ्लाई नहीं कर पाता। One day the man asks his son about the gun। एक बार उसके जो फादर होते हैं वो उससे पूछते हैं where is the gun।
द सन बोल्डली सेज दैट ही थ्रू इट, और सन जो है बहुत ही ज्यादा निडर होकर बोलता है कि मैंने उसे फेंक दिया। द मैन गेट्स एंग्री टू विच द सन रिप्लाइज दैट इट वॉज माइन एंड आई थ्रू इट। अब जो मैन है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर उस पर उसका सन क्या बोलता है, वो मेरी थी और मैंने उसे फेंक दिया। आफ्टर सम टाइम द फादर इज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ पीस, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसके फादर को रियलाइज होता है दैट यू हैव टू हैव कंपैशन इनसाइड यू, और उनके अंदर एक सेंस ऑफ पीस आ जाता है एंड ही फील्स बेटर। नाउ दिस वाज द समरी। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन है द बॉय वॉच्ड द बर्ड्स इन फैसिनेशन बिकॉज, आपको यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है। सो बॉय जो था वो उन सारे बर्ड्स को इतना फैसिनेट होके, इतना सरप्राइज्ड होके, हैप्पी होके क्यों देख रहा था? बिकॉज ही लव्ड बर्ड्स एंड एंजॉयड वॉचिंग देम, क्योंकि उसको बर्ड्स बहुत पसंद थी और उसको अच्छा लगता था इनको उड़ते हुए देखना। नेक्स्ट है द मैन वॉज एबल टू टेल द बॉय हाउ द बर्ड्स वुड मूव एंड विच डायरेक्शन दे वुड टेक बिकॉज, अब जो ये मैन था उसको पता था, उसने बॉय को बताया कि वो कहाँ से आएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ही हैड हंटेड बिफोर एंड ही न्यू वेरी वेल हाउ द बर्ड्स वुड बिहेव, क्योंकि उसे पता था, वो पहले हंट कर चुके थे और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि ये बर्ड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। Next is the boy took the duck home because he felt guilty for having shot and wounded it and felt responsible for its sorry state. अब यहाँ पे सॉरी स्टेट मतलब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उसने उस मतलब डक को शूट किया और उसको जो है हर्ट कर दिया, एंड उसको रिस्पॉन्सिबल लगा कि अब वो कभी नहीं उड़ सकता। तो उसको उसकी स्टेट के लिए, उसकी इस दयनीय स्टेट के लिए, सॉरी स्टेट के लिए ही वॉज फीलिंग रिस्पॉन्सिबल। एट द बिगिनिंग द मैन वॉज टीचिंग द बॉय टू किल। इनिशियली जो मैन था चैप्टर के स्टार्ट में, द मैन वॉज टीचिंग द बॉय कि किस तरीके से किल करना है, बट एट द एंड, इन द एंड द बॉय टॉट द मैन हाउ टू शो कंपैशन टू ऑल लिविंग बींग्स। इनिशियली उसके पापा ने उसको क्या सिखाया, किस तरीके से किल करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इन द एंड, बॉय ने अपने फादर को सिखाया किस तरीके से यू हैव टू हैव कंपैशन इन योर इनसाइड योर हार्ट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, राइट। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है until the birds arrived, the boy barely spoke to the man. He only showed interest in what they were doing when the birds started to fly in. Why do you think he did this? अब जब तक बर्ड्स नहीं आए थे द बॉय वॉज ऑलमोस्ट साइलेंट, वो वन वर्ड आंसर्स दे रहा था अपने फादर को, लेकिन जैसे ही बर्ड्स आ गई तो उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया, वो उनसे क्वेश्चंस करने लग गया। इससे तुम्हें क्या पता चलता है उसके बारे में? Until the birds arrived, the boy barely spoke to the man. He only showed interest in what they were doing when the birds started to fly in. ये पूरा हमने लिया है क्वेश्चन से, so don't like get worried कि बाप रे इतना बड़ा आंसर है, ठीक है। He did this because, उसने ऐसा क्यों किया? It was his passion to watch birds and after seeing a huge number of teal, he was spellbound. He was spellbound, डबल एल आएगा यहाँ पे। So यहाँ पे वो जो था उसने सारी बातें तब करना स्टार्ट किया जब बर्ड्स जो थे उन्होंने फ्लाई करना चालू कर दिया, वो उसे दिखने लग गई। बिकॉज ही हैड अ पैशन टू वॉच बर्ड्स, इट वॉज हिज पैशन, उसे बहुत अच्छा लगता था बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखना। एंड आफ्टर सीइंग अ ह्यूज नंबर ऑफ टील ही वॉज स्पेल बाउंड, और जब उसने देखा अ ह्यूज नंबर ऑफ टील मतलब इतने सारे बर्ड्स देखे एक साथ, तो उसका वो एकदम स्पेल बाउंड हो गया, मतलब उसके पास कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। उसको लगा इससे ज़्यादा कोई भी सरप्राइजिंग सीन, अम्यूजिंग सीन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्काई डीपेंड, द वाटर टर्न ब्लैक, व्हाट इज हैपनिंग हियर, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं जब हमने एक्सप्लेनेशन देखा था कि इतने ज़्यादा बर्ड्स आए थे, इतने ज़्यादा बर्ड्स, और वो डार्क कलर के थे, तो ऐसा लगा जो उस पूरे स्काई को उसने कवर कर लिया है, तो ऐसा लगा स्काई का कलर डार्क हो गया है बिकॉज दे वर ओनली बर्ड्स दैट दे कुड सी। एट द सेम टाइम उसका जो रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा था उससे लग रहा था कि वाटर भी जो है वो ब्लैक कलर का हो गया है। सो हियर द बर्ड्स आर बिगिनिंग टू फ्लाई अक्रॉस द लेक एंड आर अराइविंग इन फ्लॉक्स। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे थे कि जो बर्ड्स हैं वो अब आने लग गई हैं एंड आर अराइविंग इन फ्लॉक्स, मतलब वो बड़े सारे नंबर्स में आ रही हैं। They have arrived in such large numbers that it seems that as if they have blotted out the light from the sun. अब वो इतने ज़्यादा नंबर्स में आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो सन से लाइट आ रही है उसको उन्होंने पूरा ब्लॉक कर दिया है।
The reflections of these numerous birds have been cast upon the water, giving it a dark color. और ये जो इतनी numerous birds हैं, इतनी सारी birds का जो reflection आ रहा है, जो कि किस पे पड़ रहा है, नीचे लेक पे पड़ रहा है, पानी पे पड़ रहा है, उसकी वजह से वो उसको एक dark color दे रहा है. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. The boy looked frightened at what he had done. What had the boy done and why was he frightened by it? क्वेश्चन है, अब जैसे ही उसने देखा बॉय ने, उसको अचानक से डर लग गया कि हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया, उसने ऐसा क्या किया था और उसको डर क्यों लगा. The boy raised his rifle, aimed and fired a leader duck, but when he saw that the duck had fallen and it was helpless, the boy thought that the duck was dead. अब यहाँ हम क्या बताएंगे, बॉय ने अपना राइफल रेज किया, उसने अपनी गन उठाई, एम किया और लीडर जो था डक का, वो जो पूरे जो फॉर्मेशन का जो लीडर था उसको एम किया. बट वेन ही सॉ दैट द डक हैड फॉलन, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो जो डक है वो गिर गया है, इट वॉज हेल्पलेस, और वो एकदम हेल्पलेस है क्योंकि अब वो उड़ भी नहीं सकता. द बॉय थॉट दैट द डक वॉज डेड, उसे लगा ये जो डक है वो मर गया है. द थॉट दैट ही हैड टेकन अनदर क्रिएचर्स लाइफ फ्राइटेंड हिम, और ये जो थॉट था कि उसने एक दूसरे, एक लिविंग बीइंग को, एक लिविंग क्रिएचर की लाइफ ले ली, उसको मार डाला, दैट फ्राइटेंड हिम, उससे उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट. डू यू थिंक द मैन वॉन्टेड द बॉय टू लुक आफ्टर द डक? What makes you think so? How did the boy react? And do you think the man expected him to react like this? अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही बॉय ने बोला कि मैं इसको घर लेके जाऊँगा, तो उसके फादर ने क्या बोला, तुमको इसका ख्याल रखना पड़ेगा. तो जब उन्होंने ये कहा, एक तरीके से वो उसको बताना चाह रहे थे कि कितना बड़ा काम है और ये कोई ईजी काम नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे और रहने दो, इसको यहीं छोड़ दो. लेकिन बॉय ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, उससे क्या हुआ, उनका आंसर चेंज हो गया. और तुम्हें क्या लग रहा है कि उसके फादर को लगा था बॉय ऐसे रिएक्ट करेगा? सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलो हम एक एक का आंसर देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द मैन वांटेड द बॉय टू लुक आफ्टर द डक? तुम्हें लगता है कि जो फादर चाहते थे कि वो घर लेके जाए उस डक को? नो, द मैन डिड नॉट वॉन्ट द बॉय टू लुक आफ्टर द डक. मैन नहीं चाहता था ये. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू थिंक सो? क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? वी नो दिस because the manner in which he said this indicated that he wanted to stop the boy from looking after the duck by implying that it was a big responsibility. और हमें ये इसीलिए पता है क्योंकि जिस तरीके से उसने मना किया बॉय को, उससे साफ साफ इंडिकेट होता है दैट ही वांटेड टू स्टॉप द बॉय. वो चाहते थे कि वो लड़का रुक जाए फ्रॉम लुकिंग आफ्टर डक. और कैसे? क्योंकि उन्होंने इम्प्लाई क्या किया, इम्प्लाई करना मतलब एक तरीके से समझाना, बताना दैट इट वॉज अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो इससे क्लियर होता है दैट ही डिड नॉट वॉन्ट हिम टू टेक इट, लेकिन उसने, वो बहुत ज़्यादा फर्म था तो ही टुक इट. To this, the boy responded that he wanted to go home, indicating that he was sure that he wanted to take on this responsibility. तो इसमें बॉय ने कैसे रिएक्ट किया जब उसके फादर ने उसको बोला नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर यू श्योर यू वांट टू डू इट? तब उसने क्या बोला, दैट ही वांटेड टू गो होम, मुझे घर जाना है. इससे क्या इंडिकेट हो रहा था, दैट वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार था. It was also a message to his father that he did not agree with the idea of hunting. और इसके थ्रू उसके फादर को एक मैसेज भी मिला कि उसके बच्चे को, उसके सन को हंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. When his father persisted with his question, hoping to change his mind, the boy replied firmly, showing us that he was not willing to do so. जब उसके फादर ने फिर से पूछा, आर यू श्योर तुम्हें इसको लेके जाना है, तो बॉय ने इतना फर्म रिप्लाई दिया जिससे हमें ये समझ में आता है दैट ही वॉज नॉट विलिंग टू डू सो, मतलब वो उसको छोड़ के नहीं जाता. The boy's reaction surprised his father, who until now did not realize that his son felt differently about hunting. और ये जो बॉय का रिएक्शन था उससे उसके फादर को सरप्राइज हुए, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए. क्यों? क्योंकि अभी तक वो ये समझ नहीं पाए थे कि उनके बेटे को हंटिंग नहीं करना अच्छा लगता. अभी तक उन्हें लगा दैट दे आर ऑन अ फन ट्रिप, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनका जो बेटा है वो हंटिंग के बारे में सेम थॉट नहीं है उनके जैसे, वो अपने फादर से अलग सोचता है. अब है फिफ्थ क्वेश्चन, what was the boy's state of mind when he told his father that he threw away the gun? Why do you think he reacted this way? अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें क्यों लगता है कि जो बॉय है
यू नो व्हाट वाज बॉय स्टेट, मतलब वो क्या सोच रहा था जब उसने अपने फादर को बताया कि मैंने गन फेंक दी है. The boy was bold enough to make a decision that went against his father and then told his father the truth about what he had done. उस वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, वो बहुत बोल्ड था, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज था टू मेक अ डिसीजन दैट वेंट अगेंस्ट हिज फादर. अपने फादर के खिलाफ उसने एक डिसीजन लिया था और दैट टू बहुत बोल्ड तरीके से उसने लिया था. एंड देन ही टोल्ड हिज फादर द ट्रुथ अबाउट व्हाट ही हैड डन. उसने वो बात छुपाई नहीं, उसने ये नहीं कहा नहीं इसको दी है या रखी होगी कहीं, उसने क्या बोला, मैंने फेंक दिया. सो ही टोल्ड हिम द ट्रुथ, ही वॉज वेरी बोल्ड. तो ये था उसका स्टेट ऑफ माइंड. सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ही रिएक्टेड दिस वे? दिस टेल्स अस दैट एट दैट पॉइंट the boy was sure about his principles and felt brave enough to go against his father. तो ये हमें ये बताता है उस वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, कि उस वक्त जो है वो जो बॉय था उसको अपने उसूलों का पक्का था. उसने सोच लिया था अगर वो किसी लिविंग क्रिएचर की जान नहीं लेगा तो नहीं लेगा. सो ही वॉज श्योर अबाउट हिज प्रिंसिपल्स एंड फेल्ट ब्रेव इनफ टू गो अगेंस्ट हिज फादर. और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी थी उस वक्त कि वो अपने फादर के अगेंस्ट जाए. ठीक है, Do you agree with what the boy did? Why or why not? क्या तुम्हें लगता है सही किया उस लड़के ने? Yes, I agree with what the boy had done because we should not harm the birds. क्योंकि हमें birds को harm नहीं करना चाहिए. For that matter, हमें किसी भी living creature को harm नहीं करना चाहिए. They are beautiful creatures meant to live freely and without fear. ये beautiful creatures हैं जिनको बनाया ही ऐसा गया है so that they can live freely and without fear. At first, the man got very angry with his son for throwing the gun away. His anger then changed to relief. Why do you think this happened? तो initially तो the man got very angry कि तुमने गन फेंक दी. फिर उसके बाद उनका जो एंगर था वो पीस में चेंज हो गया. ऐसा क्यों हुआ? The father's reaction changed from anger to relief because he now understood that the gun represented violence against a living creature. जो फादर का जो पूरा गुस्सा था, वो एंगर जो था वो रिलीफ में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये जो गन है ये किसको दर्शाती है, क्या रिप्रेजेंट करती है. वायलेंस अगेंस्ट अ लिविंग क्रिएचर, एक लिविंग क्रिएचर को हर्ट करने के लिए होती है. वायलेंस उसके अगेंस्ट के वायलेंस को रिप्रेजेंट करती है. विद द गन गॉन ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू हर्ट और हार्म अनदर एनिमल. अब क्योंकि गन नहीं है तो अब वो किसी को भी हर्ट नहीं कर पाएगा. He also realized that this incident made him look at animals with compassion and thus was relieved that the gun was gone. उसने ये भी रियलाइज़ किया कि इस छोटे से इंसिडेंट से, छोटा नहीं बट ये इस इंसिडेंट से उनके अंदर एनिमल्स के लिए कंपैशन आ गया, उनके अंदर एनिमल्स के लिए दयालु भाव आ गया एंड जिसकी वजह से अब वो एक रिलीव फीलिंग जो थे उसको महसूस कर रहे थे. He was relieved that the gun was gone. Okay? And yes, we are done with all the question answers. Now we are going to start with the last part जो कि आपका है grammar part and vocabulary and writing part. So let's begin. अब यहाँ पे है appreciating the text में राइटर्स जो होते हैं they usually use metaphors to show comparisons between things that are not usually connected to each other without using as or like. अब जैसे मैं बात कर रही हूँ कि if I say that you know life is a roller coaster ride. अगर if I say life is a roller coaster ride. अब आपको पता है रोलर कोस्टर क्या होता है? ऑब्वियसली सबको पता है. जब आप कब किसी भी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हो वहाँ बहुत बड़े बड़े राइड्स होते हैं. सो ये जो रोलर कोस्टर होता है वो ऐसे 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 जाता है, राइट? और वो राइड में बड़ा मज़ा आता है. मुझे नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता है. लेकिन ये जो रोलर कोस्टर राइड होती है ये स्ट्रेट होती है क्या? नहीं होती ना. कभी अप आता है, कभी डाउन आता है, कभी कोई घुमाव आता है, कभी स्ट्रेट जाना होता है, कभी स्लो हो जाती है. लाइफ भी तो ऐसी होती है. लाइफ ऐसी होती है ना. लाइफ में कभी कोई डे आपका बहुत अच्छा जाता है, कभी कोई डे आपका बहुत बुरा जाता है. कभी आप बहुत खुश होते हो, कभी आप सैड होते हो, कभी कुछ नहीं होते हो. कभी कभी इट्स लाइक जस्ट अ डे, बोरिंग डे. और कभी कभी डे इतना फास्ट निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता. तो लाइफ जो है ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, राइट? तो यहाँ मैंने लाइफ को एक रोलर कोस्टर की राइड से कंपेयर किया, जबकि इन दोनों में कहीं कोई
मतलब कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसे आप कंपेयर कर सको, लेकिन मैंने दोनों को कंपेयर करा है विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। ये होता है एक मेटाफोर। जैसे मैंने आपको बोला दैट यू आर एज ब्यूटिफुल एज अ प्रिंसेस, ये सिमिली हुई क्योंकि इसमें हमने एज वर्ड यूज़ किया है। बट अब मैं बोलूँ यू आर अ प्रिंसेस, तो डजेंट मीन दैट यू आर एक्चुअली अ प्रिंसेस, बट यू आर एज गुड एज अ प्रिंसेस। ओके, क्लियर? इसे हम कहते हैं मेटाफोर। जैसे हमने यहाँ पे बोला था द मैन सेज दैट द बर्ड्स कम इन क्लाउड्स, मैन ने कहा था द बर्ड्स कम इन क्लाउड्स। हियर अ कंपैरिजन इज बीन मेड बिटवीन द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड क्लाउड्स। उसने जो इतनी सारी बर्ड्स आ रही थी उसको क्लाउड्स से कंपेयर किया। However, it does not mean that they actually arrive in clouds. ऐसा नहीं है कि एक एक बर्ड जो है एक क्लाउड में बैठ के आ रही थी, लेकिन उसका कहने का मतलब ये था कि वो ऐसा लग रहा था क्लाउड्स की तरह अपेयर हो रही थी। Instead, what he is trying to say is that they come in such large numbers that they appear to form huge clouds. ठीक है? अब यहाँ पे look at the various metaphors used to describe the ducks. Pick any three and explain what they mean. Write one metaphor of your own to describe the ducks. अब यहाँ पे इस चैप्टर में काफ़ी सारे मेटाफोर्स यूज़ किए गए हैं जो कि डक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहले तो आपको मेटाफोर ढूंढना है, फिर उसका मतलब बताना है और एक मेटाफोर खुद के मन से बनाना है। सो यस, हियर वी हैव द आंसर। सबसे पहला है अ रिबन ऑफ ब्लैक डॉट्स। उन्होंने डक्स को कंपेयर किया था एक रिबन ऑफ ब्लैक डॉट्स से। When the birds were far up in the sky, जब birds एकदम दूर थे स्काई में, they looked like a ribbon of black dots. तो ऐसा लग रहा था कि वो एक रिबन की तरह आ रहे हैं सामने, जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं जिसमें। सेकेंड है द टाइड ऑफ टील। द टाइड ऑफ टील का मतलब द ह्यूज मास ऑफ बर्ड्स इज कंपेयर्ड टू अ टाइड। ऐसा लग रहा था एक मतलब एक बहुत बड़े तूफान की तरह, एक टाइड की तरह जो है वो जो सारी बर्ड्स हैं, टाइल ऑफ टीड मतलब टील की जो बर्ड्स हैं वो एकदम टाइड की तरह आ रही थी क्योंकि वो बहुत बड़े नंबर में आ रही थी। ह्यूज क्लाउड्स, ये अभी हमने पढ़ा। ह्यूज क्लाउड्स का मतलब क्या है? कंपैरिजन हैज बीन मेड बिटवीन द क्लाउड्स एंड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। और एक जो अपने मन से देना था, अ लार्ज कर्टन ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन। ऐसा लग रहा था किसी ने एक बहुत बड़ा सा जो पर्दा है ना, एक लार्ज कर्टन जो है उसको ऐसे स्प्रेड कर दिया हो, बिछा दिया हो। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज कंपेयर्ड टू अ लार्ज कर्टन स्प्रेडिंग इन द स्काई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, we have seen how the words the and a appear before nouns as in the lake, a lake. अब ये आपको पता है जो वर्ड द है और ए है ये सब क्या है? ये आर्टिकल्स होते हैं। हमें पता है कि द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और अ जो है वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब जब आप किसी चीज़ को जानते हो उसको आप बोलोगे द। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने बोला आई सॉ अ मैन, यहाँ पे इस बात को समझो। अगर मैंने बोला आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, तुम्हें नहीं पता मैंने किस आदमी को देखा, मैंने इस आदमी के बारे में पहले कोई जिक्र नहीं किया, सो यू हैव नो आइडिया अबाउट द मैन। तो मैंने बोला मैंने एक आदमी को देखा क्योंकि एक इनडेफिनेट आदमी है, कोई स्पेसिफिक आदमी नहीं है। अब जब मैं इस आदमी के बारे में तुम्हें फिर से बताऊंगी, द मैन वॉज लुकिंग एट मी, द मैन वॉज लुकिंग एट मी। अब यहां मैंने द क्यों यूज किया है? क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूं उस मैन के बारे में। अब ये एक स्पेसिफिक मैन हो गया है। मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था। आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज लुकिंग एट मी। ओके, सो अ जो होता है, अ और एन, ये दोनों जो होते हैं इनडेफिनेट होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि आप सिंगुलर आर्टिकल, सिंगुलर नाउन्स के पहले यूज करते हो। द जो होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सामने यूज कर सकते हो। क्लियर? अब ये भी जो है ऑलरेडी आपको ग्रामर पार्ट में आर्टिकल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, डीप में समझाया हुआ है, कहाँ ए यूज होता है, कहाँ एन यूज होता है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड, सो डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज विजिट दैट पर्टिकुलर वीडियो। अब यहाँ पे है कभी कभी कोई भी आर्टिकल नहीं आता बिफोर अ नाउन, एज इन क्यूरियोसिटी और स्टोन्स, एंड वी रेफर टू दिस एज जीरो आर्टिकल। कभी कभी आप ना नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, उसको आप बोलते हो जीरो आर्टिकल। अब हम ये देखते हैं कि द कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहला तो जब हमने किसी के बारे में पहले बता दिया और उसके बारे में फिर से रेफर कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था,
द बॉय एंड हिज फादर वेंट टू अ लेक, वो लोग एक लेक पे गए। तो यहाँ हमने पहली बार लेक के बारे में बात की इसलिए अ लेक आएगा। द लेक वॉज फ्रिक्वेंटेड बाय डक्स, अब ये जो लेक है उसमें डक्स आती रहती थी, तो यहाँ हमने क्या यूज किया है, द लेक। नेक्स्ट है द बॉय एम्ड एट अ डक एंड फायर्ड, बॉय ने एक डक की तरफ देखा और फायर किया। द डक फेल इनटू द वाटर, वो वाली डक जो थी वो पानी में गिर गई। तो अगेन आपने यहाँ पे द जो यूज किया है क्योंकि अब आप एक स्पेसिफिक डक के बारे में बात कर रहे हो। दूसरी क्या चीज है कि जब when we are referred to something which is the only one in a place, जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया में एक ही है, ओके, और उस जगह पे एक ही है, we use the definite article the since there can be no confusion। अब जैसे मैंने बोला we have to meet the principal today, अब एक ही प्रिंसिपल है ना स्कूल में, 2-3 प्रिंसिपल तो है नहीं, अदला बदली तो हो नहीं रही है। तो यहाँ पे हमने बोला वी हैव टू मीट द प्रिंसिपल। अब आप यहाँ ये नहीं बोलोगे वी हैव टू मीट अ प्रिंसिपल टुडे, नहीं बोलोगे, आपको क्या बोलोगे, द, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात कर रहे हो, वो एक ही है। इट इज गोइंग टू रेन, लुक एट द स्काई, अब लुक एट अ स्काई नहीं होगा ना, स्काई एक ही है ना, तो आप लुक एट द स्काई बोलोगे। वेयर इज द रेलवे स्टेशन, वेयर इज द रेलवे स्टेशन, अब यहाँ पे मैं सोचो भोपाल में हूँ, मैं भोपाल के रेलवे स्टेशन में जाऊंगी ना, मैं ये तो नहीं भोपाल में रह के मैं बोलूंगी नहीं मुझे बताओ अगरतला का रेलवे स्टेशन कहाँ है, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ मैंने अगर सीधा पूछा वेयर इज द रेलवे स्टेशन, विच मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट भोपाल का रेलवे स्टेशन, ओके। नेक्स्ट इज when we use a noun phrase with the structure the dash of, जब भी आप ये स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, द विंग्स ऑफ, द लेंथ ऑफ, द कॉस्ट ऑफ, इसके बाद जब भी आपको यूज करना है तब आप क्या यूज करोगे, द विंग्स ऑफ द डक, द लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच, द कॉस्ट ऑफ अ बट पास। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आप इसमें अ और द दोनों यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका नाउन क्या है, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द यूज ऑफ द इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस एंड से व्हाई इट इज देयर। अब आपने हर सेंटेंस में यहाँ पे द यूज हुआ है और आपको ये बताना है द क्यों यूज हुआ है। शी वॉज ऑन अ बस व्हेन आई फोन्ड हर, जब मैंने उसे कॉल किया तो वो बस पे थी, मतलब बस में बैठी हुई थी। द बस वॉज टू नॉइजी फॉर अस टू टॉक, लेकिन बस में इतना शोर था कि हम बात नहीं कर पाए। यहाँ हमने द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम ऑलरेडी बस को पहले स्पेसिफाई कर चुके हैं। वी आर रेफरिंग टू द बस मेंशन्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस, इसीलिए हमने सेकेंड सेंटेंस में द यूज़ किया है। सेकेंड है वी कांट टॉक नाउ, वेट टिल द लेसन इज ओवर, हम अभी बात नहीं कर सकते, वेट टिल द लेसन इज ओवर। यहाँ हमने द इसीलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ एक ही लेसन चल रहा है, हम एक स्पेसिफिक लेसन के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मच वॉज द बिल फॉर ऑल दिस शॉपिंग, हाउ मच वॉज द बिल, द बिल मैंने यहाँ क्यों बोला है, फॉर ऑल दिस शॉपिंग, इस शॉपिंग का बिल एक ही होगा ना, इस शॉपिंग के 5-6 बिल्स तो होंगे नहीं, सो इस शॉपिंग का जो बिल है वो एक ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे द बोला है। नेक्स्ट इज वेयर इज द लॉन्ग डिस्टेंस बस स्टेशन। अब लॉन्ग डिस्टेंस बस स्टेशन एक ही है, इसीलिए हमने यहाँ पे द यूज किया है। वी सैंग द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द फंक्शन। नेशनल एंथम जो है इंडिया में अगर मैं रहती हूँ तो मैं चाइना का तो गाऊंगी नहीं, मैं एक ही नेशनल एंथम है वो है मेरे पास इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन, मैं वही गाऊंगी, तो इसीलिए द यूज किया गया है यहाँ पे क्योंकि हम एक यूनिक थिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद अ, द और एक्स फॉर जीरो आर्टिकल, या तो अ आएगा या तो द आएगा या एक्स लगा सकते हो जीरो आर्टिकल के लिए। जैसे कि हैविंग फिनिश्ड होमवर्क फॉर द डे ही स्विच्ड ऑन, ओके, ही स्विच्ड ऑन What? He switched on a television or the television? बेटा घर में एक ही टेलीविजन था, so इसीलिए उसने he switched on the television आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल लेटर में। अब है there was a cartoon program on one channel, there was a cartoon program। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कितने सारे कार्टून प्रोग्राम हो सकते हैं, तो हमने बोला a cartoon program on one channel and cricket match on another, और क्रिकेट मैच चल रहा था। अब यहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं है, अ क्रिकेट मैच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही चोज क्रिकेट मैच एंड वॉच्ड इट फॉर सम टाइम, उसने क्रिकेट मैच चूज किया, मतलब उसने कार्टून हटा दिया, क्रिकेट मैच देखा और उसके बाद थोड़ी देर तक वो टीवी देखा।
Just then his parents called him to have dinner. A dinner, the dinner, कुछ नहीं आएगा. He chatted with his family at the table. टेबल पे एक स्पेसिफिक टेबल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला टेबल पे, एट द टेबल उसने अपनी फैमिली के साथ बातें करी. एंड टोल्ड देम अबाउट हिज डे, और उसने अपने दिन के बारे में बताया. एंड डे एट स्कूल, एट द स्कूल, एट अ स्कूल तो आएगा नहीं, एक ही पर्टिकुलर स्कूल है, तो आप एट द स्कूल भी बोल सकते हो, तो हम यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं. ही टोल्ड देम अबाउट हिज डे एट स्कूल. यहाँ पे द को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरली समझ में आ रहा है उसके बिना भी. सून इट वॉज 9 o'clock एंड द टाइम टू गो टू बेड. और वो पर्टिकुलर एक टाइम है, द टाइम टू गो टू बेड. द बेड, अ बेड कुछ नहीं आएगा. ओके, क्लियर. चलिए अब हम आते हैं Which words in the text have these meanings? Look at paragraphs 11 and 36. अब यहाँ पे आपको ये जो words दिए हुए हैं ना, ऐसे पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ये है. तो ये कौन से वर्ड्स हैं? सबसे पहला है स्वेल्ड. स्वेल्ड का है बिलोव्ड. बिलोव्ड मतलब होता है स्वेल हो जाना. हेल्ड बाय मैजिक मतलब स्पेल बाउंड. अ डीप एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, पैशन. मेड अ साउंड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू द लिप्स, विसल. द एज ऑफ द स्काई, होराइजन. सीरियसली इंजर्ड, मेम्ड. Unbalanced, waddled या lopsided. Behind a house, backyard. Use the full length, stretch. Raise and push, flap. Raise and push, flap. Okay? नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि ये जो सेंटेंसेस है इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो रिप्लेस होके वन वर्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो वर्ड्स आपके पैराग्राफ में दिए हुए हैं. जैसे कि when you sit in a bullock cart, you find that you are always moving from side to side. Moving from side to side को आप बोल सकते हैं you are always rocking. जैसे rocking chair होती है ना जो साइड साइड मूव करती है, so you are always rocking. There were no people, no houses, no roads. It was an unused area. Unused area को आप बोलते हो wilderness. It was wilderness. Wilderness मतलब unused area. He scores goals because his footwork is accurate. अगर आपका footwork accurate होता है तो उसको बोलते हैं is dead on. Accurate मतलब dead on. We were looking down at the city, but the aeroplane turned sharply and then we could only see the sky. हम लोग मतलब जो है नीचे सिटी को देख रहे थे, तभी एक एरोप्लेन आया, उसने इतना शार्प टर्न किया कि अब हम सिर्फ स्काई को देख रहे थे. So हम यहाँ बोलेंगे turned sharply को हम बोलेंगे banged, but the aeroplane banged and then we could only see the sky. They put the screen right in front of us, hiding the entire ground. Hiding को क्या बोलते हैं? यहाँ हमने word देखा था blotting. Blotting the entire ground. उन्होंने जो स्क्रीन था वो जस्ट हमारे सामने रख दिया तो हमें पूरा ग्राउंड नहीं दिख रहा था. The big drops of rain made little waves in the water. वो जो छोटे छोटे little waves होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Ripple. Ripped in the water और made little ripples in the water. Okay? अब है आपके पास next. Read this paragraph. Notice how the writer has used linkers to connect the sentences and narrate the incident. The man undid his safety catch and started firing until the gas gun was empty. The explosion shook the boat and the lake rippled, but he missed. Then his son slowly raised his rifle. First he picked up a single target. When he was sure of his aim, he fired. यहाँ पे ये जो लिंकर्स होते हैं बेसिकली दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जिसको आप जोड़ देते हो उसको बोलते हैं लिंकर्स कंजंक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, हम लिंकर्स को जो है एक नॉर्मल रूटीन डिस्क्राइब करने में यूज़ कर सकते हैं, एक कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. तो अब जैसे है in the morning, until, later, as soon as, before, soon after, when, but, from now on, next. तो ये कुछ prepositions भी हैं, कुछ conjunctions हैं, basically इनको आप linkers कहते हो. अब करना क्या है, सपोज आप हो वो बॉय जिसने इस डक को रेस्क्यू किया है. अब आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो कि आप मतलब जो जब आपने डक को शूट किया तो किस तरीके से आपके अंदर की फीलिंग्स चेंज हो गई अबाउट हंटिंग एंड यू डिड नॉट वांट टू डू इट एनी मोर. यूज सम ऑफ द लिंकर्स इन द बॉक्स और एनी अदर अप्रोप्रिएट वन. कुछ लिंकर्स यूज करने हैं एंड यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ. तो
यहाँ पे ये आपको पैराग्राफ का एक बेस दिया हुआ है, लेट इवनिंग वेंट टू द लेक विद माय फादर, ले इन वेट फॉर द डक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस पे बेस्ड हमको एक पैराग्राफ लिखना है। ये रहा हमारा पैराग्राफ जो हमने ये लिंकर्स को और जो क्लूज हमें दिए हैं इनको मिला के लिखा है। वन लेट इवनिंग आई वेंट टू द लेक विद माई फादर, वी वर इन अ लिटिल बोट एंड आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर स्पॉट वी लेड वेटिंग फॉर द डक्स। It was my first time, hence I was both excited and nervous. Eventually, my father gave me the gun to shoot at the duck and we waited. Suddenly, it felt like millions of birds came together and we were amazed by the nature's beauty. My father took his gun, aimed at a duck and missed his shot. He then asked me to try. I aimed and hit the duck with my first shot. The poor duck fell into the water and I felt extremely guilty to have hurt it. I did not feel any pride, rather was disgusted by the sight of it. मेरे को कोई खुशी नहीं हुई, मेरे को disgusting feeling आई. I had tears in my eyes and at that moment I regretted coming for hunting. I took the hurt duck, asked my father to go back home and decided to nurse it. I took care of the duck and soon after it was back to good health, but unfortunately it could not fly again. I threw the gun and decided that I would never shoot again. Right? So we have used a lot of linkers usme apart from what I marked, and that's it. That was our paragraph. I hope you understood it well. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. तो आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं. ये एक्चुअली इट्स अ वेरी स्मॉल पोम, ओनली 8 लाइन्स, लेकिन ये जो हमें मैसेज देगा वो मैसेज आप और मैं हमारे साथ रखेंगे. Now we are going to start by reading about our author first and then we will start with the poem. Robert Lee Frost was an American poet. He was famous for the way he wrote about rural life in America in the early 20th century in his poetry. So Robert Frost जो थे ये एक अमेरिकन पोएट थे और जिस तरीके से ये अमेरिका की जो रूरल लाइफ थी, मतलब अमेरिका के जो गांव साइड के जो लोग होते हैं उनके बारे में जो लिखा करते थे इन द अर्ली 20th सेंचुरी, वो बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता था. Frost received the Pulitzer Prize for Poetry 4 times. इनको पोएट्री के लिए जो इसका जो हाईएस्ट प्राइज होता है पुलित्जर प्राइज, वो 4 टाइम्स मिला था. In this poem, Frost talks about how spending time outdoors affected him and helped changed his state of mind. इस पोम में वो बता रहे हैं कि there was a day when he was not feeling so good. जब वो unhappy थे, sad थे, he was feeling let's say disappointed for some reason. The reason हमें नहीं बताया गया. That reason has not been told to us. लेकिन जब वो बाहर निकले उनके साथ कुछ हुआ और किस तरीके से उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ. जो आप एकदम सैड फील कर रहे हो, अचानक से आप अच्छा फील करने लग जाते हो, ऐसा कैसे हुआ. ओके, now we are going to start with our poem. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me, मतलब जिस तरीके से एक क्रो ने shook down on me, shook का मतलब होता है shake down on me. The dust of snow from a hemlock tree. Now there is a big hemlock tree. और जैसे कि हमारे इसमें ऐसा कहा जाता है, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो बोलते हैं अरे इसको देख लिया सुबह सुबह अब मेरा दिन अच्छा जाएगा. कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव होती हैं. जब हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो श्राद्ध के टाइम पे आप जो खाना बनाते हैं आप उसको बाहर बरामदे में रखते हो ताकि जो है क्रो आके खा ले. क्रो को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि क्रो को ऐसा माना जाता है कि वो डेथ को सिम्बोलाइज करता है. हमारे यहाँ पे क्रो को मतलब क्रो जो है वो डेथ को सिम्बोलाइज करता है. सिमिलरली देयर इज दिस हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री इस तरीके का होता है. ये जो ट्री है ये हेमलॉक ट्री है. तो जो हेमलॉक ट्री होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस ट्री होता है और उसको भी जो है आप बोल सकते हो कि वो भी डेथ को सिंबलाइज करता है. तो यहाँ आप पोएट बोल रहे हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. सो पोएट जो है वो वॉक कर रहे थे. सो ऑफकोर्स विंटर सीजन था बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्नो. सो वो वॉक कर रहे थे और एज ही वॉज वॉकिंग सो एक ट्री था
हेमलॉक ट्री, जिसके ऊपर या तो क्रो ऑलरेडी बैठा हुआ था या वो आके बैठा था, इन बोथ द केसेस मूवमेंट हुआ। तो जो हेमलॉक ट्री में जो स्नो ऑलरेडी सेटल्ड था, डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे डस्ट मतलब धूल की बात नहीं कर रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नोफ्लेक्स जो थे, जो स्नो पार्टिकल्स थे, वो पोएट के ऊपर गिरे। मतलब जैसे ऑलरेडी क्रो जो है उस पर बैठा हुआ है या आके बैठा, इन बोथ द केस जो लीव्स हैं वो हिली और जो उस पर स्नो था इट फिल डाउन ऑन हुम, ऑन द पोएट। सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो उसे क्या लगेगा, ओ माय गॉड, एक हेमलॉक ट्री से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट डाला, मतलब जो मेरा दिन बुरा जा रहा है वो तो और ही बुरा चला जाएगा। लेकिन what happens to our poet, we will see this. Now what we are going to do, first हम इसका एक proper explanation देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Here in these lines the poet is talking about a winter day. Obviously it's a winter day, first point, when all the tree tops were covered with snowflakes. और जितने भी tree tops हैं, जितने भी बड़े बड़े trees हैं, वो सब snowflakes से covered हैं। The poet is in a bad mood. Now second चीज जो हमें यहाँ पे पता चल रही है वो है the poet is in a bad mood and walking by a tree. और वो एक ट्री के पास से होते हुए जा रहा है, a hemlock tree. कौन सा ट्री है ये एक hemlock tree है। Hemlock tree is a poisonous tree. ठीक है, अब ये हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हेमलॉक ट्री कैसा है, एक पॉइजनस ट्री होता है। अ क्रो केम एंड सेट डाउन ऑन दिस ट्री। एक क्रो आया और वो आके इस ट्री के ऊपर बैठा। सडनली एंड बिकॉज दिस सडन मोशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस सडन मोशन, ये जो अचानक से जो सडन मोशन हुआ, द मास ऑफ स्नोफ्लेक्स फ्रॉम द टॉप, जो ऊपर जो स्नोफ्लेक्स थे लीव्स पे, fell down on the poet. So the mass of snowflakes fell down on the poet. ये फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। This shower of dust, ये जो उसके ऊपर बारिश हुई एक तरीके से स्नो की, ये जो शावर था of dust of snow from the hemlock tree is evidently the subject matter of the poem. और ये जो है यही है जो पूरी पोम के ऊपर, मतलब पोम हमारी इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। अब हम जाते हैं इसके सेकेंड स्टैंजा पे। Has given my heart a change of mood. अब यहाँ पे देखो ये जो है the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So उस डस्ट ऑफ स्नो जो मेरे ऊपर गिरी, इट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अचानक से वो जो स्नो मेरे ऊपर गिरी उससे जो मेरा मूड है वो चेंज हो गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। और इसने जो है अचानक से व्हाट आई फेल्ट कि नो, लाइफ इज़ नॉट दैट नेगेटिव, चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं जितना मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, डिसहार्टेंड हो रहा हूँ। और इसीलिए जैसे उनके ऊपर वो स्नोफ्लेक्स गिरी, जबकि होना तो और नेगेटिव चाहिए था, बिकॉज ये दोनों चीज़ें तो नेगेटिव चीज़ों को सिंबलाइज करती हैं, सुपरस्टिशन ये कहता है। बट समहाउ पोएट का जो माइंड था, जो अभी तक उसका जो हार्ट था, विच हैड अ लॉट ऑफ पेन एंड सॉरो, वो जो डिसअपॉइंटेड था, वो बैड मूड में था, सडनली इट चेंज्ड टू अ हैप्पी मूड। सडनली ही फेल्ट दैट समहाउ ही फेल्ट बेटर। और इस छोटे से इंसिडेंट से It saved some part of a day I had rued. Rued का मतलब क्या है, held in regret, जो मैं अभी अफसोस में जो है आधे से ज़्यादा दिन मैंने बिता दिया था, कम से कम इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के पास जो मेरा बचा हुआ दिन है वो मैंने सेव कर लिया, एंड नाउ आई विल नॉट बी इन रिग्रेट। सेव्ड का मतलब, एंड सेव्ड सम पार्ट मतलब अ नंबर ऑफ बर्ड कॉल्स एट वंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, अब इसका जो है हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। For reasons unknown, the poet was in bad mood. मतलब हमें नहीं पता, बट कुछ reasons की वजह से poet जो है वो bad mood में था। But the shower of dust of snow lifted his mood instantly. लेकिन जैसे ही उनके ऊपर वो shower of dust of snow हुआ, अचानक से उनका mood जो है वो lift up हो गया, मतलब he felt better. He had wasted his day being in bad mood, but some part of his day was saved by the crow and the hemlock tree. उनका पूरा जो दिन था वो वेस्ट हो गया था, because he was feeling bad and gloomy, वो रिग्रेट में जिए जा रहे थे, लेकिन उनका जो बाकी का दिन है वो बच गया, because of whom? Because of the crow and the hemlock tree.
जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस। जो हेमलॉक ट्री है और क्रो, इनको हम नेगेटिव रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, बट द पोएट यूज देम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे। लेकिन पोएट ने उसको बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया। जैसे आप अगर हॉरर मूवीज़ देखते होगे तो वो क्रो को दिखाते हैं, बेसिकली क्या दिखाते हैं, डेथ दिखाते हैं, कुछ डराना होता है उनको। हेमलॉक ट्री को दिखाते हैं ये बताने के लिए कुछ नेगेटिव होने वाला है। लेकिन हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं, उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली इन दो सिंबल्स को यूज़ किया है, that inauspicious things can bring joy and happiness too। वो ये बताना चाहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसका जो मैसेज है कि कभी कभी जो इनऑस्पिशियस चीज़ें होती हैं, जो आपको लगता है इनऑस्पिशियस हैं, जो आपको लगता है, इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ, जो इनऑस्पिशियस चीज़ें हैं वो भी आपकी लाइफ में जॉय और हैप्पीनेस ला सकती हैं। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस अस टू ब्लेस। और हमको जो है स्ट्रिंजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं ये तो ख़राब है, नहीं ये अच्छा है। हमें ओपन माइंड रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता किस तरीके से नेचर हमें कब ब्लेस करेगा। और कोई भी चीज़ शुभ अशुभ नहीं होता। एवरीथिंग इज़ मेड अप बाय गॉड, राइट। हर चीज़ को गॉड नहीं बनाया, हमें भी गॉड ने बनाया है, हेमलॉक ट्री को भी गॉड ने बनाया है, और क्रो को भी गॉड ने बनाया है। और गॉड क्यों कुछ नेगेटिव बनाएगा? ये तो हमारी सोच होती है जिसे बदलने की ज़रूरत है, राइट। नाउ दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द समरी। आई होप आपको ये सिर्फ 8 लाइन्स की शॉर्ट पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी, जहाँ पे पोएट सिर्फ इतना कह रहा है दैट don't be surrounded by superstitions and remember that inauspicious चीज़ें जिन्हें आप inauspicious मानते हो वो भी आपको बहुत ज़्यादा जॉय और हैप्पीनेस दे सकता है। अब ये जो हम समरी देख रहे हैं, इस समरी को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप सारे क्वेश्चन आंसर्स को यूं ही सॉल्व कर दोगे। The poem Dust of Snow tells us about the curative power of nature। curative power of nature मतलब एकदम एक एक चीज़ को जिस तरीके से उसने बनाया है, जिस तरीके से उसने क्यूरेट किया है, उस पावर की बात कर रहे हैं। नेचर हैज़ द क्योर फॉर एवरीथिंग वेदर इट इज़ अ बैड मूड और इलनेस। नेचर हर चीज़ को क्योर कर सकता है, उसके पास ये क्यूरेटिव पावर है, वो हर चीज़ को क्योर कर सकता है। इलनेस को भी वो अपने आप ठीक करता है। पेड़ जो होते हैं ऑटम में, उनकी सारी लीव्स जो होती हैं वो शेड कर देते हैं, लेकिन वापस जो है स्प्रिंग आता है and they get all their leaves back। विंटर्स में ऐसा लगता है दैट द लाइफ जितनी भी एवरी प्लेस चाहे आप ट्रीज को देखो, हर चीज़ ऐसा लगता है लाइफलेस सी लगती है, बट देन कम स्प्रिंग, देन कम समर, और हर कुछ लाइवली हो जाता है। सो इट हैज़ अ क्योर फॉर एवरीथिंग, चाहे आपका बैड मूड हो या इलनेस हो। The poet is going through one such bad day when a crow suddenly shook down on him dust of snow from a hemlock tree। जो हमारे पोएट हैं वो ऐसे ही एक बैड डे जो है उससे गुजर रहे हैं, जब अचानक से एक क्रो जो कि एक हेमलॉक ट्री पे आके बैठता है, वो उनके ऊपर कुछ स्नो के फ्लेक्स जो होता है वो शेड कर देता है। द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर। अचानक से जब उनके ऊपर स्नो गिरती है, सो ही गेट्स हैप्पियर। The nature made him realize that his problems are petty and he should not waste his day like this। नेचर उसे एक तरीके से समझाता है कि अरे तुम जो परेशान हो रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स इतनी भी बड़ी नहीं हैं, कोशिश करो, और अगर पॉजिटिवली देखोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। और अचानक से ही फील्स हैप्पियर एंड मोटिवेटेड। द क्रो यूजुअली सिम्बलाइजेज बैड ओमेन। बैड ओमेन मतलब अशुभ चीज़ें। Since the crow is not related to goodwill, it is ironic that this poem he did an honest deed by shaking off the snow। अब क्रो को हमेशा नेगेटिव माना जाता है, उसको सिंबल माना जाता है बैड ओमेन का, बैड लक का। लेकिन यहाँ पे जो क्रो ने एक छोटा सा काम किया है, तो आयरॉनिकली हमें लगता है क्रो तो नेगेटिव ही चीज़ दिखाएगा, लेकिन आयरॉनिकली क्योंकि जो हम सोचते हैं अगर उसका ऑपोजिट होता है उसे आयरनी कहते हैं। सो यहाँ पे देखो आयरनी क्या है कि उसने एक अच्छा काम किया बाय शेकिंग दैट स्नो ऑन द पोएट, जिसने पोएट का मूड लिफ्ट कर दिया। The poet chose the hemlock tree which is related to poison and toxicity। पोएट कोई सा भी ट्री बोल सकता था, एप्पल ट्री है, टैमरिन ट्री है, या बनाना ट्री है, कोई भी ट्री बोल सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ हेमलॉक ट्री इसीलिए बोला इस पोम में बिकॉज ही वांटेड टू टेल यू दैट नेगेटिव चीज़ें इज जस्ट अ परसेप्शन ऑफ आवर माइंड, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके,
The alluring snow that adorns the poisonous hemlock tree branches is shaken off by a scary crow. ये जो alluring snow है, beautiful snow को तो हम बड़ा अच्छा मानते हैं, तो ये जो beautiful snow है जो कि इस poisonous hemlock tree के आप ऊपर branches पे आके बैठी है, उसको shake off किसने किया? एक scary crow ने. The crow throws the snow on the poet. क्रो ने पोएट के ऊपर वो स्नो डाल दिया. द फील ऑफ स्नो चेंजेस हिज मूड. और वो जो फील था, जो उनके सर पे वो स्नो आके गिरा, इट जस्ट चेंज्ड हिज मूड. ही डिसाइड्स टू फॉरगेट द रिग्रेट्स ऑफ हिज लाइफ एंड फॉलो द पाथ ऑफ हीलिंग ऑफ हिज इनर सोल. और जैसे ये स्नो उनके ऊपर गिरता है तो वो क्या सोचते हैं? दैट ही डिसाइड्स, वो सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे अपनी जो पूरी लाइफ है उसे रिग्रेट में नहीं बिताना है. आई डोंट वांट टू डू दैट. And I want to follow the path of healing of his inner soul. और मैं क्या करना चाहता हूँ? I want to follow the path of healing my inner soul. मतलब मैं अपनी जो सोल है, जो इस वक्त सैड है, हर्ट है, उसको मैं हील करना चाहूँगा. I don't want to waste my day like that. The poem conveys the message of positivity. Poem यहाँ पे पोएट जो है हमारे, ये जो पोम है ये पूरी क्या बता रही है? मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी दे रही है. इट टेल्स अस दैट इफ वी टेक थिंग्स पॉजिटिवली इन लाइफ, सिचुएशंस डू चेंज फॉर बेटर. ये हमें बताती है कि अगर हम पॉजिटिवली चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं और बेहतर बन जाती हैं. The poem teaches us that every small act in life can illuminate our soul and motivate us to do better. और ये हमें ये भी बता रहा है कि छोटी से छोटी घटना जो हमारी लाइफ में होती है वो हमारी लाइफ को इल्यूमिनेट कर सकती है, रोशन कर सकती है, और वो हमारे सोल को मोटिवेट कर सकती है कि कुछ बेटर करो. अब वी आर डन विद द समरी. ठीक है, नाउ वी हैव टू सी द लिटरेरी डिवाइसेस, बट बिफोर दैट आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग. इस वक्त हो सकता है यू फील दैट यार आई एम एक्स्ट्रा लाइक ओवरबर्डन्ड, या आपको लगेगा यार मेरी लाइफ बिल्कुल हैपनिंग नहीं है, या आपको लग रहा होगा यार मेरे पेरेंट्स जो हैं वो तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, डांटते ही रहते हैं मुझे, और यू फील दैट यू नो मे बी माई फ्रेंड्स दे डू नॉट रिस्पेक्ट मी दैट मच, या सबको इतना अटेंशन मिलता है, मुझे इतना अटेंशन नहीं मिलता. बच्चों की लाइफ में जो यू नो स्कूल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं विच वी अंडरस्टैंड, लेकिन इफ़ यू फील दैट यू नो I don't want to do anything, I am sad, उससे कुछ नहीं होगा. Now the only thing is happiness is a choice. आप खुश रहोगे या नहीं रहोगे ये आपकी चॉइस है. So go and stand in front of the mirror and just look at yourself, because if you want to do this, ये एक चॉइस है. जस्ट ट्राई टू डू दिस. नोबडी कैन टेक दैट स्माइल अवे फ्रॉम योर फेस. नोबडी कैन टेल यू दैट आज आपका मूड बहुत ख़राब है, आज आपको दिन भर अपना जो है वो रोते हुए गुजारना है या सैडनेस में गुजारना है. सो जस्ट रिमेंबर, कोई नेगेटिव चीज़ अगर हुई भी है ना तो दिस शेल पास टू, ये वक्त भी गुजर जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. ट्राई टू सी द ब्राइटर साइड. Try to look at the brighter side. Okay, now this was the message of this poem. I hope you like this poem well, and we are going to start now with the literary devices. Literary devices के पहले सबसे पहले हम इस poem की rhyming scheme देखेंगे. What is rhyming scheme? Rhyming scheme मतलब हर poem में ये रहता है कि एक मेलोडियस पैटर्न होता है, एक राइम बनता है. ठीक है, अब कुछ पोम्स ऐसी भी होती है जिनमें राइमिंग स्कीम नहीं होता. राइमिंग स्कीम पता कैसे निकालते हैं हम? जो आपका पोम है उसकी सारे लास्ट वर्ड्स जो है ना उन्हें अंडरलाइन कर दो. ठीक है, अब सबसे पहले देखो फर्स्ट वर्ड क्रो, इसको वर्ड नाम दो ए. अब सेकेंड वर्ड है मी. क्रो और मी क्या ये एकदम सेम साउंड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो हम इसको नाम दे देंगे सेकेंड लेटर बी. अब देखो थर्ड स्नो. क्रो स्नो, ये राइमिंग कर रहे हैं, बिल्कुल राइम कर रहे हैं, तो इसको सेम लेटर दे दोगे, ये हो जाएगा ए. अब है ट्री, मी ट्री, ये सेम राइम कर रहे हैं, तो इसको हम दे देंगे बी. ए बी ए बी. ओके, अब हम सेकेंड स्टैंजा देखते हैं. सेकेंड स्टैंजा में है हियर. हियर ना क्रो से जा रहा है ना मी से जा रहा है, तो हम इसको सॉरी हार्ट ना क्रो से जा रहा है ना मी से जा रहा है, तो हम इसको थर्ड अल्फाबेट देंगे सी. अब यहाँ पे मूड, अब मूड भी न क्रो से जा रहा है न मी से जा रहा है, सो इसको हम देंगे हार्ट से भी नहीं जा रहा डी. हार्ट पार्ट सेम साउंड कर रहे हैं, इसको भी सी दे दो. र्यूड मूड सेम साउंड कर रहे हैं, इसको डी दे दो. तो अगर आप इस पोम में देखोगे तो इसका जो राइमिंग पैटर्न है फर्स्ट स्टैंजा में है इट इज ए बी, और सेकेंड स्टैंजा में इट इज सी डी सी डी.
क्लियर? बेसिकली फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है वो राइम कर रहे हैं, सेकेंड और फोर्थ लाइन जो है वो राइम कर रहे हैं। आर वी क्लियर विद दिस मच? अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमने राइमिंग स्कीम समझ ली है। सेकेंड है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? जब एक सेंटेंस में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, जैसे कि पीटर, पाइपर, पिग्ड, पिकल्स। अब यहां आप देखो पीटर, पाइपर, पिग्ड, पिकल्स, यहाँ पे पी का साउंड रिपीट हो रहा है, ये हो गया एक अलिट्रेशन। अलिट्रेशन कभी भी लेटर को देख के नहीं होता, साउंड को देख के होता है, इसे हमेशा याद रखना। अब जो हमारी स्टोरी, हमारी जो पोम है, हम उसे देख लेते हैं। The way a crow, no alliteration. Shook down on me, no alliteration. The dust of snow, no alliteration. From a hemlock tree. यहाँ तो कोई alliteration नहीं है। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So यहाँ पे है has given my heart a change of mood, saved some part of a day I had rued. So यहाँ पे आपको saved some ये दिख रहा है कि ये है आपका alliteration, और has given my heart यहाँ पे देखो has heart, ये दोनों ह से स्टार्ट हो रहे हैं, ह का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ एक अलिट्रेशन ये हो गया। सेव्ड और सम यहाँ पे एक अलिट्रेशन ये हो गया। सो ये अलिट्रेशन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब है एसोनेंस। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस क्या होता है? अगर किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में मान लो कि वोवेल का साउंड रिपीट हो रहा है, ओ बहुत आ रहा है, या ई बहुत आ रहा है, आई बहुत आ रहा है, तो अगर वोवेल के साउंड रिपीट हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एसोनेंस। और अगर किसी कॉन्सोनेंट का साउंड कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, जैसे हर जगह जो है ना रिब्ड एंड बिब्ड और क्रिब्ड, तो यहाँ पे ब का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। अलिट्रेशन नहीं है, फर्स्ट लेटर से मतलब नहीं है, लेकिन साउंड बहुत, जैसे स्नो, नो, क्रो, तो यहाँ पे ओ का साउंड रिपीट हो रहा है। तो जहाँ आपको वोवेल का साउंड रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली ज़्यादा हाईलाइटेड है, उसे बोलते हैं एसोनेंस, और जहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट हो रहा है उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पे द प्रोमिनेंस ऑफ अ वोवेल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इट्स कॉल्ड एसोनेंस। तो अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट स्टैंजा का सेकेंड लाइन है, शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे ओ का साउंड हर जगह रिपीट हो रहा है, ओ का साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ इसीलिए ये हो जाएगा एसोनेंस का एग्जाम्पल। अब लास्ट है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है ये मैं आपको पोम की स्टैंजास देख के समझाती हूँ। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart. यहाँ कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया है, ऐसा लग रहा है एक ही लाइन है, क्योंकि ये लास्ट टू लाइंस देखो, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट, ये सिंगल लाइन है। तो इंजैम्पमेंट क्या होता है? इंजैम्पमेंट का मतलब होता है व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इट इज कॉल्ड इंजैम्पमेंट। इट हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोम, और पूरी पोम में ये यूज किया गया है, कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है। फर्स्ट लाइन जो है वो कंटिन्यू हो रही है सेकेंड लाइन में, तो इसे क्या कहते हैं? इंजैम्पमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस है इस पर्टिकुलर पोम का। क्लियर? अब we are done. Now we are going to start with the question answers. So let's begin. So पहला question है, where did the dust of snow come from and how did it land on the speaker? ये dust of snow कहाँ से आई और ये poem के ऊपर, poet के ऊपर कैसे land किया इसने? So the dust of snow came from the branches of the hemlock tree. कहाँ से आई? From the branches of the hemlock tree. ये हो गया first point. As the speaker was passing by the hemlock tree, a crow which was either landing or taking off from the tree happened to shower the dust of snow on the poet. Now see, this is very important. क्योंकि हमें नहीं पता कि जो क्रो था वो पहले से बैठा हुआ था या क्रो उड़ के गया, तो समहाउ कोई सडन मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से क्रो ने वो जो डस्ट स्नो जो था उसको पोएट के ऊपर गिरा दिया। सो आंसर क्या लिखोगे आप?
एज द स्पीकर, जैसे ही वो जो स्पीकर था वो पासिंग बाय द हेमलॉक ट्री, वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था, अ क्रो विच वॉज इधर लैंडिंग ऑन इट, मतलब अ क्रो जो उसके ऊपर आके बैठा, और टेकिंग ऑफ या उससे उड़ के जा रहा था फ्रॉम द ट्री, हैपन टू शार द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, उसने जो है पोएट के ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो डाल दिया। दिस वे द डस्ट ऑफ स्नो लैंडेड ऑन द स्पीकर, और इस तरीके से वो जो डस्ट ऑफ स्नो था वो स्पीकर के ऊपर जाके गिर गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैज द स्पीकर्स हार्ट बीन गिवन, हाउ डिड इट चेंज, व्हाट हैज द स्पीकर्स हार्ट बीन गिवन। तो यहाँ क्वेश्चन है, देयर वॉज अ चेंज इन हिज मूड, उसके हार्ट को क्या मिला, एक चेंज ऑफ मूड मिला। हिज मूड चेंज फ्रॉम ग्लूमी टू हैप्पी, उनका मूड जो था वो ग्लूमी मतलब सैड से हैप्पी हो गया। Initially, the speaker's heart was full of sorrow and regret, but after the movement of the crow, his mood changed. तो यहाँ पे क्या हुआ, There was a change in his mood. स्पीकर के हार्ट को क्या मिला, एक चेंज ऑफ मूड मिला। उनका जो मूड था वो ग्लूमी से किस में बदल गया, हैप्पी में बदल गया। इनिशियली जो स्पीकर का हार्ट था, इट वॉज फुल ऑफ सॉरो एंड रिग्रेट, सॉरो मतलब पेन, रिग्रेट मतलब पछतावा। बट आफ्टर द मूवमेंट ऑफ द क्रो, लेकिन जैसे ये क्रो का मूवमेंट हुआ और वो जो डस्ट ऑफ स्नो था वो उनके ऊपर फॉल हुआ, हिज मूड चेंज्ड एंड ही बिकेम हैप्पी, वो कैसे हो गए, खुश हो गए। नेचर सेव्ड हिज डे फ्रॉम गेटिंग ruined, और नेचर ने उनका दिन जो बहुत ख़राब जा रहा था उसको बचा लिया, क्योंकि अदरवाइज अगर ये नहीं होता छोटा सा इंसिडेंट तो उनका पूरा दिन सैडनेस में चला जाता। सो नेचर ने क्या किया, बचा लिया ना उनको। सो दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग दीज अफेक्टेड द स्पीकर, द चांस एक्ट of the bird causing snow to fall on him, the presence of a crow on a winter day, and the chance to walk in the woods। तो कौन सी चीज़ की वजह से स्पीकर इफेक्ट हुआ, क्योंकि ही वॉज लाइक वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, या उनके ऊपर मतलब एक क्रो जो वहाँ पे अवेलेबल था, या वो चांस की एक बर्ड ने उनके ऊपर गलती से स्नो गिरा दिया। सो दिस इज द आंसर, द चांस एक्ट ऑफ अ बर्ड कॉजिंग स्नो टू फॉल ऑन हिम। ओके, When the speaker identified what caused the snow to fall over him, जब स्पीकर ने ऊपर देखा जैसे उनके ऊपर स्नो फॉल हुई कि ये स्नो मेरे ऊपर क्यों फॉल हुई, he was amused that a bird could affect him this way। उनको एकदम ऐसा लगा कि oh my God, एक बर्ड मुझे ऐसे इफेक्ट कर सकती है, या he felt a sense of companionship with nature which cheered him up, या उन्हें ऐसा लगा नेचर एक तरीके से कोशिश कर रहा है, एक दोस्त की तरह, एक कंपेनियन की तरह उन्हें चीयर अप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, he felt the sense of companionship with nature which cheered him up। The poet realized the rejuvenating power of nature that helped him to overcome his sadness। पोइट को रियलाइज हुआ कि यू नो यू आर नेवर अलोन, यू आर दिस नेचर, दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज विथ यू। और आपको देखना हमेशा ऐसा होगा कि आप कभी कोशिश तो करो, अगर आप 100% कोशिश करोगे तो नेचर आपको उतना ही सपोर्ट करेगी। लेजी रहोगे, सैडनेस में रहोगे तो नेचर नहीं कर पाएगी, लेकिन वो ट्राई ज़रूर करेगी टू मेक यू हैप्पी वंस अगेन। और खुशी जो होती है वो बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती। इवन अगर एक छोटा सा फ्लावर ब्लूम करता है तो भी आपको खुश होना आना चाहिए, अगर बहुत प्यारी सी हवा चलती है तो भी आपको खुश होना आना चाहिए, बारिश की खुशबू आती है ना तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, let's go to the next question. The poet says that some part of his day was saved. What the use of this word, this word about his relationship with nature? मतलब यहाँ वो ये पूछ रहा है कि पोइट ने कहा उसका कुछ दिन बच गया था, was saved by the nature। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इससे क्या पता चलता है उसका रिलेशनशिप नेचर के साथ कैसा था। The poet said that he had saved some part of his day. By this he meant that he had not ruined the remaining part of the day in his cheerless mood. जो है he had saved some part of the day का मतलब है कि वो जो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे उन्होंने बचा लिया अपना बाकी का दिन रुइन होने से। अगर वो ऐसी चीयरलेस मूड में रहते तो बाकी का दिन भी रुइन हो जाता। रादर ही रियलाइज द रियलिटी एंड शुक ऑफ ऑल द बैड थॉट्स दैट बर्डनड हिम। तो उन्होंने रियलिटी रियलाइज करी कि ठीक है, दिस इज द सीन। देखो,
अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है, पहले तो मान लो कि वो प्रॉब्लम है, फिर देन गो फॉर अ सोल्यूशन। लेकिन सैडनेस से क्या होगा, रिग्रेट करने से क्या होगा? अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो उसको सुधारने की कोशिश करो। और कुछ गलतियां ऐसी होती है जहां आप सुधार नहीं सकते, लेकिन रिग्रेट करने से क्या होगा? यू कैन फील बैड एंड यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट टू करेक्ट योर मिस्टेक, बट रिग्रेट इज नॉट एन ऑप्शन. He was happy to get ample time space that he could utilize for some productive work. अब यहाँ पे उनको लगा अभी उनके पास बहुत सारा दिन बचा हुआ है, उनका पूरा दिन खराब नहीं हुआ है. So instead of being into this regretful mode, he just cheered up और उन्होंने सोचा कि अभी भी दिन बचा है, मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूँ, मैं अपने दिन को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ. अब है many poems have rhyming words that follow a particular pattern. This is called as rhyme scheme. Look at the end words of the first and third lines. Crow and snow, they sound the same. अब यहाँ पे पूरा जो rhyme scheme मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि rhyming scheme क्या होती है. rhyming scheme मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो यूजुअली पोम्स फॉलो करती हैं एक म्यूजिकल नोट देने के लिए, एक राइम देने के लिए, उसे राइम स्कीम कहा जाता है. यहाँ पे हमें बोला गया है इस पोम के फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है उसमें देखो क्रो और स्नो लिखा है एंड दे साउंड द सेम. नाउ लुक एट द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन, उसमें वो कैसे एंड हो रहा है, उनका भी सेम साउंड है, मी और ट्री. तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी ए बी. अब सिमिलरली आपको सेकेंड स्टैंजा चेक करना है, वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं एंड उसका राइमिंग स्कीम क्या है, सी डी, हार्ट पार्ट मूड र्यूड, इसलिए सी डी है. तो ये जो है फर्स्ट स्टैंजा से बिल्कुल मैच नहीं करता, ये अलग है. लेकिन यस, दोनों में एक चीज कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम कर रही है, सेकेंड और फोर्थ लाइन राइम कर रही है. ठीक है. अब है read the poem aloud. As you read, you will see one line flows into the next line. Does the poet's use of this technique give the poet a faster rhythm, help the readers tie the ideas together in sequence, and help the reader understand the main idea of the poem better? अब ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ. जो हमने लिटरेरी डिवाइसेस देखी थी उसमें हमने लास्ट क्या देखा था, इंजैम्बमेंट. सो ये जो होता है इंजैम्बमेंट, यहाँ पे इसका मतलब होता है एक पोम जो है उसमें फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन कंटिन्यू हो रही है, लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कोई कोलन नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है. बस पहली लाइन जो है वो सेकेंड लाइन कंटिन्यू हो रही है, थर्ड लाइन कंटिन्यू हो रही है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टोरी. इसको बोलते हैं इंजैम्बमेंट. और क्या इससे पोम को एक फास्टर रिदम मिली है? यस. क्या इससे हमको जो है आइडियाज को सही तरीके से सीक्वेंस में देखने में हेल्प मिली है? यस. और क्या इससे हमें मेन आइडिया ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है? यस. दैट इज आवर आंसर. सो इन पोएट्री, moving over from one line to another without a terminating punctuation, मतलब no full stop, no comma, is known as enjambment. The poet has used this technique to give the poem a faster rhythm. It helps the reader to continue thinking about the idea which is expressed in one line and which continues to the next. मतलब ideas को connect करने में help हुआ है, एक faster rhythm देने में भी help हुआ है. Okay? And in the poem, we see the poet is influenced by events that occur in nature. हम देखते हैं कि इस पोम में कि पोएट जो है नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. नाउ पुट योरसेल्फ इन द पोएट्स प्लेस. अब अपने आप को पोएट की जगह पे रखो. इमेजिन दैट यू वर इन अ वेरी बैड मूड बट देन यू हैपन टू ऑब्जर्व सम स्मॉल इंसिडेंट इन नेचर विच मेड यू फील बेटर. तो आप इमेजिन करो आप जो हो नेचर के अराउंड कहीं पे हो, आप बहुत बुरे मूड में हो, लेकिन फिर कुछ हुआ आपके साथ जैसा पोएट के साथ हुआ था जिससे आपका मूड बेटर हो गया. राइट अ स्मॉल पैराग्राफ सेइंग कि क्यों आप अपसेट थे और आपको क्या हुआ आपको जिससे आपको अच्छा फील हुआ और आपको क्या सीखा आपने इससे. सो ये है हमारा पैराग्राफ. So now I had prepared really well for my exam but somehow I did not get good marks. तो मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया लेकिन for some reason मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले. I was heartbroken. मेरा दिल टूट चुका था. I had to crack the exam to be able to prove myself. मुझे वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए थे ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं. Disheartened, I left the last class and went to a secluded park to avoid the presence of people around me. लेकिन अब जो है मैं disheartened हो चुका था, मतलब मैं बहुत demotivate हो चुका था और मैंने क्या किया, मैंने क्लास छोड़ा और लास्ट क्लास जो थी वो अभी भी
चल रही थी, मैंने उसको बंक किया और मैं एक सिक्लूडेड पार्क में चला गया, मतलब जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मेरे आसपास कोई भी रहे। अरे कोई बात नहीं, बोलने वाले भी नहीं चाहिए थे, अरे तुम तो फेल हो गए, ऐसे लोग भी नहीं चाहिए थे मुझे। एज आई सैट लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, अब मैं जैसे उस पार्क में गया तो एक वॉल के अगेंस्ट में टिक के मैं बैठ गया। आई सॉ सम एंट्स मूविंग अप द वॉल, मैंने देखा कि कुछ एंट्स थी जो वो दीवार पे चढ़ रही थी। There was a small leakage of water and they kept falling down again and again. अब वहाँ पे जो दीवार थी वहाँ पे एक जगह से पानी लीक हो रहा था, तो वो जो थी जितनी बार चढ़ रही थी वो वहाँ से बार बार गिर जा रही थी। They fell down again and again, went all the way up only to fall down. वो बार बार गिर जाती थी, फिर ऊपर चढ़ती थी, वापस गिर जाती थी। The same thing repeated several times. यही चीज़ होती जा रही थी, रिपीट होती ही जा रही थी। I somehow had the urge to ask them to give up, thinking they won't make it. और मुझे ऐसा लगा मैं उन्हें बोलूँ भैया मत, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो तो नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि यार इनको मना कर दो। I placed a finger to stop them. फिर मैंने क्या किया, एक फिंगर रखी ताकि मैं उन्हें स्टॉप कर सकूँ। उन्हें लगेगा ये कोई बहुत बड़ा सा हर्डल है और वो वापस चले जाएंगे। Instead of stopping, they went over my finger and fell down again. लेकिन क्या हुआ, वो रुके नहीं, मेरी फिंगर के ऊपर से चले गए, फिर वहाँ लीकेज तक गए, वापस गिर गए। Finally they reached the top. लेकिन एक फाइनली वो ऊपर तक पहुँच गए। It made me realize that unlike those tiny ants, I gave up too soon. तो मुझे उससे क्या, उनको देख के क्या रियलाइज़ हुआ कि वो जो टाइनी एंड्स थे उन्होंने 20-25 टाइम्स ट्राई किया और मैंने तो बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। आई वॉज हार्ट ब्रोकन ओवर माई वन फेलियर, मैं अपने एक फेलियर को देख के हार्ट ब्रोकन था। आई फेल्ट स्मॉलर देन द एंड्स, मुझे लगा मैं तो इन एंड्स से भी छोटा हूँ, मैं इन एंड्स से भी ज़्यादा तुच्छ हूँ। आई स्टूड अप एंड वेंट बैक टू फेस माई फेलियर एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर, और मैं खड़ा हुआ अपने फेलियर को फेस करने के लिए ताकि मैं उससे भी स्ट्रॉन्ग बन के वापस आ सकूँ। नेचर हैड टॉट मी अ लेसन, नेचर ने मुझे कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था? यू शुड नॉट गिव अप दैट सून। सो दैट्स इट, दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है जहाँ पे आपको वाकई नेचर ने कुछ सिखाया है तो प्लीज़ शेयर इट विद अस, शेयर इट विथ मी, एंड आई वुड लव टू रीड योर स्टोरीज. Thank you once again. You can visit our website magnetbrains.com because here you can find all our videos very easily. You just have to type magnetbrains.com on the address bar, then select the class, select the subject. आपके पास लिस्ट आ जाएगी चैप्टर्स की, उसमें से आपको जो भी पढ़ना है, जो भी चैप्टर का जो पार्ट पढ़ना है, you will click on that and your video will start. So that's it. Easy, right? Thank you so much once again. Do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye.